तो अब हम रुक्रेटो की बैक स्टोरी को जानते हैं। रुक्रेटो जब एक छोटा बच्चा था उसे बहुत ज्यादा भूख लगा करती थी। उसे इतनी भूख लगती थी जितनी की पूरे की पूरी फैमिली को लगती है। उसके मम्मी पापा उसे 24 घंटे बस खाना ही खिलाते रहते थे। ऐसे ही एक दिन जब ये टीनेज में आया तब इसे इतनी भूख लगी कि ये जिंदा इंसानों को खाने लग गया और ये एक एक कर पूरे विलेज के हर एक इंसान को खा गया। अब हम वापस से आते हैं जब रुक्रेटो ने गिंजो को इतनी जोर से फेंका था कि वो पेड़ में जाकर गिरा था। गिंजो का पेट का एक हिस्सा पूरी की पूरी तरह फट गया था। सागिरी उसके पास भागते भागते आती है लेकिन गिंजो बोलता है मेरी तो जान नहीं बच सकती, सागिरी तुम ही भाग जाओ यहाँ से। लेकिन तभी रुक्रेटो सागिरी के पीछे आ जाता है और वो उस पर हमला ही करने वाला होता है। लेकिन तभी गाबीमारू आता है और उसके मुंह पर इतनी जोर की किक मारता है कि वो जंगल के 3 पेड़ों को भी गिरा देता है। गाबीमारू समझ जाता है कि ये बंदा जो इसके आगे खड़ा है वो एक मॉन्स्टर है, कोई इंसान नहीं। तो यहाँ से भागना तो नामुमकिन है, तो चलो इसके साथ फाइट करते हैं। अब गाबीमारू के दिमाग में अपने चीफ की एक और बात आती है, कभी भी ऐसे बंदे से फाइट मत करो जिसकी की स्ट्रेंथ तुम एनालाइज ना कर सको। लेकिन अब उस चीफ की बातों का गाबीमारू की लाइफ में कोई भी मतलब नहीं था, तो वो उसे लड़ने के लिए तैयार था। रुक्रेटो अपने पास के खड़े एक पेड़ को उखाड़ कर जैसे कि कोई पत्थर फेंकता है वैसे गाबीमारू की तरफ फेंकता है। अब गाबीमारू सागिरी को बोलता है सागिरी तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारी भी जान जाएगी। और तुम यूजुरिया कितनी देर तक तुम यहाँ पर बैठकर हमें देखने वाली हो? अच्छा तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प कर, वो तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें याद ना हो तो हमारी बात हुई थी कि मैं इन्फॉर्मेशन लाऊंगी और तुम ही फाइट करोगे। तो भिड़ो अब इससे गाबीमारू। अब रुक्रेटो एक काफी सा सिंपल सा अटैक करता है। वो अपने हाथ को पीठ में गाबीमारू की तरफ लेकर आता है। गाबीमारू को लगता है कि अगर वो एक काफी खतरनाक पंच इसके हाथ पर मारेगा तो इसका हाथ फट जाएगा। लेकिन जैसे ही उसका हाथ इसके पास आता है गाबीमारू को डॉज करना पड़ता है। उसे समझ में आ जाता है कि वो इसके हाथों के खिलाफ तो बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर सकता। अगर गलती से भी ये इसके हाथों की पकड़ में आ गया तो गाबीमारू की जान भी जा सकती है। तो इसी वजह से अब गाबीमारू लॉन्ग रेंज अटैक करना चाहता है, तो इसीलिए वो काफी सारे पत्थरों को उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। ये पत्थर इतनी तेज जाते हैं कि किसी ट्री में भी छेद हो जाए, लेकिन रुक्रेटो सामने तनकर खड़ा रहता है। अब गाबीमारू एक कपड़ा उठाता है और यूनिफॉर्म ब्लेड नाम की एक टेक्निक को यूज करता है। ये टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये स्टील को भी बीच में से काट दे, लेकिन रुक्रेटो के शरीर पर इसका कोई भी असर नहीं था। अब इस तरफ सागिरी गिंजो के वुंड्स के ऊपर पट्टी बांध रही होती है। गिंजो से बोलता है सागिरी तुम भाग जाओ, देखा इसने मेरे साथ क्या करा और प्रोबेबली इसका एग्जीक्यूशनर आइजन भी मारा जा चुका होगा। प्लीज तुम यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे साथ भी हमारे ही तरह होगा। देखो मैं यहाँ से जाना तो चाहती हूँ लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं वीक हूँ? मैं वीक नहीं हूँ, और खास करके जब बात आए मेरे सीनियर्स को प्रोटेक्ट करने की तो मैं दुगनी पावरफुल हो जाऊंगी। बस आप मेरे पर भरोसा रखो। गिंजो से बोलता है तो इसी तरीके से तुम जीना पसंद करोगी तो चलो एक काम करो, ये लो मेरी स्वॉर्ड और जाकर उस रुक्रेटो को मार दो और मेरा और आइजन का बदला उस जाइंट मॉन्स्टर से लो। इधर गाबीमारू सोच रहा होता है अगर मैं इस पर निंजुत्सु का यूज करूं तो क्या मैं टाइम पर इसके ऊपर हमला कर डॉज कर पाऊंगा। लेकिन जब इस बार उस जाइंट का हाथ स्विंग होता है तो देखता है उसकी एक उंगली कट चुकी है और इसकी उंगली कट करी थी हमारी सागिरी ने। वो बोलती है किसी भी ह्यूमन बॉडी को कितना ही स्ट्रॉन्ग बना लो उसके बोन्स के अंदर हमेशा गैप होते हैं, और यामाडा असाइमोन की वो एंशिएंट टेक्निक उन्हीं हिस्सों को टारगेट कर दिया है, तो अब तुम मरने वाले हो। अब सागिरी और गाबीमारू एक साथ मिलकर लड़ने की सोचते हैं। सागिरी गाबीमारू को बताती है कि अगर तुम इसकी गर्दन के बोन्स के बीच के गैप को टारगेट करोगे तो तुम इसे आराम से एक सिंगल ब्लो में मार सकते हो। गाबीमारू बोलता है एक काम करो तुम ही उस हिस्से को टारगेट करो, मैंने कभी ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करी, मैं इसके अटैक्स को हैंडल करता हूँ। और गाबीमारू उसके अटैक्स को इवेड कर रहा था। सागिरी ने उसके पैर पर हमला करने की कोशिश करी लेकिन उसके पैरों की हड्डी तो कटी ही नहीं। अब सागिरी पूरा का पूरा फोकस करने लग जाती है और रुक्रेटो भी इन पर हमला करता है। गाबीमारू उसके हमले को रीडायरेक्ट करता है लेकिन सिर्फ रीडायरेक्ट करने में ही उसके पैर कांप जाते हैं। अब ये दोनों प्लान बना रहे होते हैं कि ये इसके हिस्सों को कैसे काटेंगे, लेकिन तभी उन्हें किसी शेर की दहाड़ की आवाज सुनाई देती है और ये शेर की दहाड़ इसके पेट में से आ रही थी और रुक्रेटो बहुत ही ज्यादा जोर से रोने लग जाता है। इसे भूख लगी हुई थी और इसके सामने गाबीमारू और सागिरी इसका खाना थे। और गाबीमारू को एक ही अटैक में जमीन में गाड़ देता है, लेकिन गाबीमारू इसके हमले से भी इतना कुछ डैमेज नहीं लेता। लेकिन तभी उसके मुंह में से काफी सारा खून आता है। तभी रुक्रेटो
गाबी मारू की तरफ वापस से बढ़ता है, लेकिन इस बार सागिरी उनके बीच में आ जाती है। इस बार सागिरी अपने आप को पूरा काम रखती है और रुक्रिटो के अटैक्स पर अपने खुद के अटैक्स करती है और अपनी स्वॉर्ड को टूटने भी नहीं देती, जिसकी वजह से अब रुक्रिटो और सागिरी में एक काफी पावरफुल फाइट स्टार्ट हो जाती है। गिंजो सोचता है वैसे तो सागिरी की रैंक 12th है, लेकिन ये स्किल्स में लगभग फर्स्ट और सेकंड रैंक के बराबर है। बस इसकी रैंक 12th इसलिए है क्योंकि ये एक लड़की है। सागिरी और रुक्रिटो पागलों की तरह लड़ रहे थे, दोनों का बस एक ही मकसद था, एक दूसरे की जान लेना। गाबी मारू भी सोचता है यही वो फीलिंग थी जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मेरे अंदर आई थी, ये काफी स्ट्रॉन्ग है, ये मेरी भी जान ले सकती है। लड़ते लड़ते रुक्रिटो जमीन पर गिर जाता है और सागिरी इसके पीछे आकर उसकी गर्दन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कूद कर डॉज कर लेता है। सागिरी गाबी मारू को बोलती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए इसकी गर्दन झुका कर रख सकते हो। गाबी मारू अपना मन बना लेता है कि वो अपने सबसे पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करेगा क्योंकि इकलौता यही है जो कि उसका हेड जमीन पर रख सकता है। यूजुरिया अपने टीममेट को बोलती है जल्दी यहाँ से भागो, ये वो चीज यूज करने वाला है और गाबी मारू यूज करता है निंजुत्सु और इसी के साथ साथ क्विल्ट ऑफ थ्रोन। इसमें ये काफी सारे पत्थरों को निंजुत्सु में मिलाकर गिंजो की तरफ फायर करता है। ये सारे अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि आसपास के प्लांट्स भी जलने लगते हैं और पूरे जंगल में आग लग जाती है। और इनकी स्ट्रेटेजी थी जंगल में आग लगाने की ताकि वो इतना धुआं जनरेट कर दे कि रुक्रिटो को सांस लेने में ही दिक्कत हो जाए, और वाकई में ऐसा ही होता है। गाबी मारू बोलता है स्मोक में कार्बन मोनोक्साइड नाम का पार्टिकल होता है जिसकी वजह से जब वो हमारे शरीर के अंदर घुलता है तो वो एक पॉइजन का काम करता है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन इसमें हमारे लिए भी दिक्कत है, अगर हम ज्यादा देर तक इस जंगल में रहे तो हम भी आग में फंस जाएंगे। अब तभी रुक्रिटो जमीन पर गिर जाता है और सागिरी पूरी तैयार होती है उसे मारने के लिए। रुक्रिटो फाइट बैक करने की कोशिश करता है लेकिन गाबी मारू उसके हाथ को पकड़ लेता है और अब सागिरी काफी कामली उसकी गर्दन पर हमला करती है और फाइनली रुक्रिटो की जान चली जाती है। अब गाबी मारू सागिरी को बोलता है सागिरी यहाँ से जल्दी चलो, इस आग को देखकर काफी सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे। सागिरी जाने से पहले गेंजी के बारे में सोचती है लेकिन फिर वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे गेंजी की बातें याद आती है। अब काफी सारे मॉन्स्टर्स गाबी मारू और सागिरी के आगे आ जाते हैं। इन्हें लगता है ये तो आज गए, लेकिन ये सारे मॉन्स्टर्स दरअसल आग की तरफ बढ़ रहे थे। अब गाबी मारू बोलता है तो चलो जहाँ से मॉन्स्टर्स आ रहे हैं वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर जाना मुश्किल होगा और वैसे भी वहाँ पर तो इतना ज्यादा रिस्क होगा तो हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। अरे लग रहा है तुम हमारे मिशन भूल गई, हमें इन मॉन्स्टर्स की इकोलॉजी के बारे में जानना है, तो चलो जल्दी जल्दी जाकर देखते हैं कि ये मॉन्स्टर्स रहते कहाँ पर है। अब ये दोनों जल्दी जल्दी उस डायरेक्शन में भागते हैं जिस डायरेक्शन से मॉन्स्टर्स आ रहे थे और ये देखते हैं आगे यूजुरिया और उसका एग्जीक्यूशनर खड़े हुए हैं। और जब ये पास में जाते हैं तो इन्हें दिखता है एक विलेज जो कि पूरा का पूरा फॉग में कवर होता है। इस तरफ साय और उसका भाई भी मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद साय उनका ब्लड पी लेता है। उसका भाई उसे बोलता है क्या ये सेफ है? सेफ हो या ना हो मैं तो पीऊंगा, ये काफी टेस्टी है और लजीज है। तभी उन्हें किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वे जब आगे आते हैं तो उन्हें दिखता है ये कार्यक्रम। तो अब सीन शिफ्ट होता है एजे की तरफ जो कि अपने भाई के साथ मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा था। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो उन मॉन्स्टर्स का खून पीने लग जाता है और बोलता है यार ये तो काफी ज्यादा लजीज है। उसका भाई उसे बोलता है क्या ये सब कुछ सेफ है? लेकिन तभी उन्हें किसी चीज की प्रेजेंस महसूस होती है और जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो ये सीन चल रहा होता है। ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों लड़कियां उस जंगल में ये सब कर रहे हो। ये दोनों हैरान हो जाते हैं लेकिन तभी इन दोनों को वे लड़कियां देख लेती है। उनमें से एक बोलती है तो इस जंगल में ह्यूमंस क्या कर रहे हैं और ये मॉन्स्टर्स पागल हो चुके हैं क्या? उन्होंने अभी तक इन्हें मारा क्यों नहीं? तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम ह्यूमंस नहीं तुम भी मॉन्स्टर हो। ये मॉन्स्टर्स भी किसी भी काम के नहीं है, मुझे इनके साथ खुद ही सब कुछ निपटाना पड़ेगा। और ऐसा बोलकर वो एक लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस तरफ हम गाबी मारू को देखते हैं जो कि बाकी क्रू के साथ बात कर रहा था क्योंकि इन्होंने अभी अभी इस विलेज को ढूंढा था। तो ये सोच रहे थे एक स्टोरी के बारे में जिसमें कि ऐसा बोला जाता था कि इस विलेज में एक हर्मिट रहता है। सबसे पहले उसी ने एलिक्सर ऑफ लाइफ की खोज करी थी और वो भी इमोर्टल है। तो ये सोचते हैं अगर हम इस विलेज के अंदर एंटर होएंगे तो हो सकता है यहाँ पे रहने वाले लोग हम पर हमला कर दे। और ये भी हमें ये नहीं पता कि वे लोग कितने स्ट्रॉन्ग हो गए क्योंकि अभी तक वे इन मॉन्स्टर्स के साथ सरवाइव कर रहे हैं। तो क्या हमें इस विलेज के अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं? लेकिन इन्हें पीछे से एक लड़की देख रही होती है और गाबी मारू उसे तुरंत ही नोटिस कर लेता है और उसके पीछे भागने लग जाता है। जब गाबी मारू इसके ऊपर से कपड़ा हटाता है तो देखता है ये तो एक छोटी सी बच्ची है। लेकिन तभी एक ट्री मॉन्स्टर गाबी मारू पर हमला कर देता है। अब गाबी मारू वापस से उस
लड़की के पीछे भागने लग जाता है और सागिरी उसे रोकती है। तो गाबीमारू उसे बताता है हो सकता है ये लड़की यहीं पर रहने वाले उन लोगों में से हो, तो ये हमें आइलैंड के बारे में कुछ तो बता सकती है। जल्दी चलो, मुझे वहाँ पर उसे पकड़ना है और उससे बात भी करनी है। और गाबीमारू उस मॉन्स्टर को उनकी तरफ फेंक कर सीधा उस लड़की के पीछे भाग जाता है। सागिरी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। यूजुरिया का एग्जीक्यूशनर सेंटा उसे लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके चश्मे को हटा देती है और यूजुरिया बोलती है मैं अपनी ट्रिक्स किसी को भी शो नहीं करना चाहती। और ऐसा बोलकर यूजुरिया एक लिक्विड को पी लेती है, जिससे उसके शरीर से काफी सारा पसीना आने लगता है और ये यूजुरिया का निंजुत्सु है। इस तरफ ये लड़की भी काफी ज्यादा स्पीड में गाबीमारू से दूर भाग रही थी, लेकिन गाबीमारू जल्दी से उसे पकड़ लेता है। लेकिन वो लड़की गाबीमारू को उठाकर पटक देती है। तभी सागिरी उसे बोलती है तुम हमसे क्यों भाग रही हो, हम तो बस तुमसे थोड़ी सी बात करना चाहते हैं, हम तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। अब जैसी सागिरी उसके पास आती है तो वो लड़की एक अटैक के लेकर तैयार होती है और एक मुक्का मारती है, लेकिन सागिरी को गाबीमारू वापस से प्रोटेक्ट कर लेता है। और इस लड़की के एक मुक्के में इतनी पावर होती है जितनी कि उस रुक्रीटो के एक मुक्के में पावर थी। अब बारी थी गाबीमारू की काउंटर अटैक के लिए। गाबीमारू सोच रहा था ये छोटी बच्ची है, लेकिन इसके अंदर इतनी पावर को देखने के बाद गाबीमारू इसे पास में पड़ी एक बेल से बांध देता है। वो उसे बोलता है मैं यहाँ पर सिर्फ एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने आया हूँ, मेरा काम और मत खराब करो, चुपचाप बताओ जो भी तुम्हें पता हो। लेकिन वो लड़की गाबीमारू का स्केरी फेस देखकर रोने लग जाती है और अब गाबीमारू उसे अपनी रस्सियों से खोल देता है और सागिरी उसे प्यार से मनाने लग जाती है। यूजुरिया उनके पास आती है और बोलती है उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो चुका है, जल्दी से चलो। और अब ये चारों वापस से सेंटा के पास आते हैं, जिसके के पास वो मॉन्स्टर पड़ा हुआ होता है। और वे लोग बोलते हैं जल्दी से इसे एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में पूछो, लेकिन सागिरी बोलती है पहले इसे शांत हो जाने दो, ये बच्ची है अभी। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो बोलने लग जाता है। वो बोलता है इसे छोड़ दो, मुझे इसे वापस दे दो, मैं तुम्हें विलेज तक लेकर जाऊंगा और तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा जो एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में होती है। यूजुरिया उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन तभी वो बोलता है मेरे पास विलेज में काफी सारा खाना और नहाने के लिए एक बाथ हाउस भी है। और यूजुरिया जल्दी से मान जाते हैं क्योंकि उसे नहाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। सागिरी को अभी भी इस बंदे पर शक था। गाबीमारू बोलता है मैं किसी भी चीज को हरा सकता हूँ जब तक कि मुझे वो एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में कोई भी हिंट दे। इधर ये लोग विलेज में आ जाते हैं जहाँ पर हर एक घर टूटा फूटा पड़ा था और ये मॉन्स्टर बताता है कि इस विलेज को बने हुए लगभग 1000 ईयर्स हो चुके हैं, चलो मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर चलता हूँ। और जब ये लोग इसके घर में आते हैं तो वहाँ पर अलग अलग डेकोरेशन थी। तो गाबीमारू से पूछता है क्या तुम सचमुच यहाँ पर रहते हो, तुम तो एक मॉन्स्टर हो ना। गाबीमारू को बीच में रोककर बोलती है ये बकवास बातें बाद में करना, जल्दी से मुझे बाथ हाउस के बारे में बताओ, मेरे को नहाना है। और फिर यूजुरिया आराम से नहाने लग जाती है और गाबीमारू सेंटा को बोलता है अबे ओए ये तेरी क्रिमिनल है ना, इसे संभाल के क्यों नहीं रखता तू। तभी वहाँ से वो वुड मॉन्स्टर और वो बच्ची फायरवुड कलेक्ट कर लेकर आती है। यूजुरिया उसे बोलती है क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन करो। अब हम बाथ हाउस के अंदर का सीन देखते हैं। यूजुरिया के आगे सागिरी खड़ी होती है। सागिरी उसे बोलती है जल्दी से नहा लो, तुम भी क्यों ना मुझे ज्वाइन कर लो। सागिरी फालतू के थॉट्स मत लाओ, मैं बस यहाँ पे तुम्हें ऑब्जर्व करने आई हूँ, कहीं तुम यहाँ से भाग न जाओ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सागिरी भी बाथ हाउस में आ जाती है। अब ये लोग मजे से नहा रहे होते हैं, तभी वो बच्ची भी अंदर आती है और उनके लिए ये कपड़े लाई थी। इस तरफ गाबीमारू और सेंटा के लिए वो वुड मॉन्स्टर काफी सारे फ्रूट्स ले आता है। इसे देखकर सेंटा को काफी ज्यादा भूख लग जाती है, लेकिन गाबीमारू बोलता है कि हो सकता है ये फ्रूट्स पॉइजनस हो तो मैं इन्हें नहीं खाऊंगा। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है वो बच्ची भी इन्हीं को खाती है, ये पॉइजनस नहीं है। तुम्हारा उस बच्ची के साथ क्या रिलेशन है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हाँ चलो कोई नहीं मत बताओ, लेकिन तुम मुझे एलिक्सर के बारे में तो कुछ बता सकते हो ना। तो चलो स्टार्ट हो। अब वहाँ पर बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं और वो खाना खाने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन गाबीमारू अभी भी उससे बस सवाल जवाब ही कर रहा था। अब ये मॉन्स्टर अपनी एक आइलैंड की बैक स्टोरी बताता है। वो बोलता है मुझे नहीं पता कि बाहर के लोग इस आइलैंड को क्या कहते हैं, लेकिन हम इसे कोटाकू बुलाते हैं। ये एक शिनशियोको है जहाँ पर गॉड्स रहते हैं। गॉड्स तो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं ना, और उनके आसपास तो मॉन्स्टर होते ही नहीं। तो तुम बता सकते हो यहाँ पर मॉन्स्टर कैसे है और क्या सच में एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है। हाँ वो करता है और उसका लेजेंड काफी सालों से पास डाउन होता आ रहा है। हमारे लेजेंड में हम उसे टान बोलते हैं। ये एटर्नल लाइफ का सोर्स है एलिक्सर। गाबीमारू से पूछता है हाँ तो बताओ ये कहाँ पर है। तब वो बताता है देखो ये आइलैंड 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। द शोर जिसे कि हम इशू बोलते हैं, ये जो विलेज तुम देख रहे हो इसे हम होजो बोलते हैं, और टान होराई में लोकेटेड है, एकदम आइलैंड के सेंटर में। अब गाबीमारू राहत की सांस लेता है क्योंकि अब वो कंफर्म कर चुका था कि एलिक्सर ऑफ लाइफ वाकई में इस आइलैंड पर प्रेजेंट है और अब वो अपनी वाइफ से मिल पाएगा। तो गाबीमारू अब उससे बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम मुझे बता सको कि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ तुमने देखा है। तुम उन लोगों से जल्दी ही मिलने वाले हो और एक बार जब तुम उन लोगों से मिल लोगे तो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उन लोगों का नाम है टेंसेन। वो ना मर सकते हैं ना वो एज कर सकते हैं, वो एक ब्यूटीफुल और परफेक्ट बीइंग है। और इस तरफ हम देखते हैं आजा को जो कि टेंसेन से ही लड़ रहा था। दरअसल इसने वे जो 2 लड़कियां देखी थी वे टेंसेन ही थी। टेंसेन के पास पावर्स होती है इनफाइनाइट रीजनरेशन, और ये लोग काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं एंड ये मेल और फीमेल में अपने मन चाहे पे कन्वर्ट हो सकते हैं। जब आजा
उस टेंशन पर हमला करता है तो वो एक बार में इतनी बड़ी कुल्हाड़ी को रोक देता है और टुकड़ों में बांट देता है। और इस तरफ वुड मॉन्स्टर बोलता है, देखो मैं तुम्हें बस सिंपल सी भाषा में इतना बताऊं कि जो टेंशन है वो तुम लोगों को इस आइलैंड पर से जिंदा जाने नहीं देगा। दूसरी तरफ हम टेंशन को देखते हैं, ये लोग एक तरीके से इस आइलैंड के रूलर्स है और इसने अभी अभी एजे और टोका को हराया है। ये टोका को एक पिट में फेंक देते हैं जहाँ पर टोका देखता है आसपास काफी सारे लोग पहले से मौजूद हैं और इन सभी लोगों के अंदर से फ्लावर्स उगे हुए हैं। तभी टोका का ध्यान अपने भाई एजे पे जाता है। तभी टोका का ध्यान अपने भाई आजा पे जाता है जिसे कि एक बेल पकड़ रही होती है। वो ट्राई करता है अपने भाई को उस बेल की जकड़ से छुटाने का, लेकिन वो फाइनली उसे नहीं छुटा पाता। फिर वो वुड आगे बताता है, दरअसल जिन लोगों के ऊपर फ्लावर्स उग जाते हैं वो टान में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर एलिक्सर ऑफ लाइफ का प्रूफ दिखाने के लिए वो अपना हाथ काट देता है और बोलता है, देखो ये है प्रूफ कि एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है। गाबीमारू उसे बोलता है, तुमने तो बता दिया कि तुम थाउजेंड ऑफ ईयर से यहीं पर रह रहे हो, क्या ये लड़की भी तुम्हारी तरह हजारों सालों से यहीं पर रह रही है? अब शाम होती है और गाबीमारू नहाने के लिए जा रहा होता है। सागरी भी उसके पीछे उसके ऊपर नजर रखने के लिए जा रही होती है। वे दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या इन्हें उन दोनों पर ट्रस्ट करना चाहिए और क्या वाकई में होराई में एलिक्सर ऑफ लाइफ पाएगा। गाबीमारू को सागरी बोलती है, मुझे उनकी बातों पर विश्वास तो है लेकिन हर एक बात पर नहीं, खासकर कि उन टेंशन वाली कि सच में टेंशन होती है और क्या वाकई में वे इन्हें एलिक्सर ऑफ लाइफ पाने से रोकेंगे। ये बात करते करते बाथ हाउस में आ जाते हैं और जैसे ही गाबीमारू अंदर जाता है तो वहाँ पर वो लड़की में पहले से ही नहा रही होती है और गाबीमारू को देखकर वो रोने लग जाती है। गाबीमारू उसे इग्नोर करने के बाद अपने कपड़े उतारने लगता है। सागरी उसे दूर भगाते हुए बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, लड़कियों के आगे ऐसी कपड़े उतार रहे हो? देखो जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर हर एक जेंडर के लोग एक साथ बात शेयर करा करते थे और जब वो अपने कपड़े उतारता है तो उसके पूरे शरीर पर इतने सारे घाव के निशान थे और ऐसा ही एक निशान इस छोटी बच्ची के पास भी था। अब सागरी देखती है कि आसपास शैम्पू, कंडीशनर ये सारी चीजें तो रखी हुई है लेकिन उन्हें कोई यूज नहीं करता। हो सकता है मे का कोई पेरेंट ना हो, इसी वजह से इसे ये सारी चीजें यूज करनी ना आती हो। तो सागरी जिम्मा ले लेती है कि वो मे को नहलाएगी और गाबीमारू को वो साइड में खड़ा कर देती है, ओए नंगे पुंगे बाहर मत आ जियो जब तक मैं लड़की को नहला ना दूं। और अब इसके बाद सागरी उसे नहला देती है बढ़िया साबुन शैम्पू लगाकर और मैं और सागरी की दोस्ती और ज्यादा बढ़ जाती है। अब गाबीमारू याद करता है कैसे उसकी वाइफ उसे जबरदस्ती नहलाया करती थी। उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था लेकिन उसकी वाइफ ने उसे सिखाया था कि अगर जब हम नहाते हैं तो हम प्योर होते हैं और इसी के साथ साथ जो हमारे जख्म होते हैं उनमें भी थोड़ा सुधार आता है, तो इसलिए हमें रेगुलरली नहाना चाहिए। अब गाबीमारू मे को देखकर बोलता है, मुझे समझ में आ गया था जब मैं यहाँ पर आया तो तुम क्यों रो रही थी। तुम्हें इस चीज का डर नहीं था कि एक लड़का तुम्हें नहाते हुए देख रहा है। तुम्हें इस चीज से शर्म आ रही थी कि मैं तुम्हारा स्कार देखकर तुम्हें जज करूंगा। देखो तुम अभी छोटी बच्ची हो और तुम्हें इतना सोचना नहीं चाहिए, तुम जैसी भी हो परफेक्ट हो। सागरी बोलती है, अबे ओए ये छोटी बच्ची से कैसे बात कर रहे तू? गाबीमारू बोलता है, मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन मैं उसे रोक लेती है और अब मैं गाबीमारू के आसपास होने के बावजूद रो नहीं रही थी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं नुरुगी और टेंजा को जो कि उस आइलैंड पर चल रहे थे। नुरुगी बोलती है, अगर हमें एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढना है तो हमें आइलैंड के अंदर जाना होगा ना। लेकिन टेंजा उसे मना कर देता है क्योंकि उसके साथ एक लेडी थी और वो नुरुगी को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। तभी इनके पास एक टेंशन आ जाता है जो कि इन्हें बोलता है, मैंने रास्ते में मेरे काफी सारे पेट्स की लाशें देखी है। टेंशन उन्हें बोलता है, क्या तुमने मेरे पेट्स की ऐसी हालत करी है, बेवकूफ इंसान। टेंजा और नुरुगी वहाँ से भागने लग जाते हैं। उन्हें पता था ये जो बंदा या मॉन्स्टर इनके आगे खड़ा है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो टेंशन जल्दी से इनके आगे आ जाता है और बोलता है, मुझसे बचकर तुम नहीं जा सकते। और ऐसा बोलकर वो टेंजा पर अटैक करता है। अब वो नुरुगी की तरफ आगे बढ़ता है लेकिन नुरुगी उसके 2 से 3 अटैक्स को लगातार डॉज कर लेती है। टेंशन भी उसकी ऐसी मूवमेंट और एजिलिटी देखकर इम्प्रेस हो जाता है। अब जैसे ही वो टेंशन टेंजा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, टेंजा उठकर अपनी तलवार से उसके मुंह पर हमला करता है, लेकिन साथ साथ वो पूरा का पूरा रीजनरेट हो जाता है। अब टेंजा नुरुगी को बोलता है, नुरुगी तुम जल्दी से यहाँ से भागो, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। मुझे पता है हम इसे नहीं हरा सकते लेकिन मैं तुम्हारी भागने में पूरी मदद करूंगा। और ऐसा बोलते बोलते वो इससे फाइट कर रहा था। वो जितने भी स्ट्राइक्स मार रहा था वो काफी ज्यादा स्पीड में होती है जिसकी वजह से टेंशन को टाइम पे रीजनरेट होने का मौका भी नहीं मिलता और वो उसकी गर्दन और हाथ काटकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब वे भाग रहे होते हैं तो उनके साथ वो टेंशन भी भाग रहा था। अबे ओए तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए, अब तुम्हारी जान जाएगी। अब जैसे ही वो इन पर हमला करने वाला होता है तभी एक तलवार उड़कर आती है जो कि उसकी गर्दन को काट देती है।
और ये होता है शियोन। ये यामाडा क्लैन का मेंबर है, लेकिन ये अंधा है, फिर भी ये वन ऑफ द टॉप रैंकिंग मेंबर्स है और यही टेंजा का मास्टर भी है। अब भागते भागते शियोन और टेंजा एक जगह रुक जाते हैं। शियोन टेंजा को धमकाते हुए बोलता है कि टेंजा, तुम्हें अकल नहीं है क्या? जब भी तुम अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करो तो उसके हेड और पैरों पे हमला करा करो, और तुम्हारा स्टेमिना भी काफी ज्यादा खराब हो चुका है। वो सब तो ठीक है मास्टर, पर थैंक यू, आपने मेरी हेल्प करी, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो आप इस आइलैंड से क्यों नहीं गए? देखो, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने यहाँ से एक बोट उठाई थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई करंट मिला ही नहीं जो कि इस आइलैंड से दूर जा रहा हो। मैं चाहकर भी इस आइलैंड से एस्केप नहीं कर सकता, और हाँ, मुझे किसी चीज की प्रेजेंस भी महसूस हुई और मैं अकेला उसे हैंडल नहीं कर सकता। तो मैंने उन लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया जो कि घर की तरफ जा रहे थे। तभी टेंजा बोलता है, हाँ तो मास्टर चलो हम तीनों यहाँ से निकलते हैं, वैसे भी मुझे ये आइलैंड अब अच्छा नहीं लग रहा। तभी शियोन अपनी तलवार को निकालकर नुरुगी पर रखता है और बोलता है, हाँ तो मैं यहाँ से जाने तो वाला हूँ, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इस क्रिमिनल को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो बोला था ना इसे एग्जीक्यूट करना है। देखो, मेरे साथ भी जो क्रिमिनल थी वो एक लड़की थी, मैंने भी उसकी जान ले ली थी, लेकिन तुम अपने क्रिमिनल की ही हेल्प कर रहे हो। जवाब दो मुझे, अगर जवाब पसंद नहीं आया मुझे तो मैं इसकी जान ले लूंगा। मास्टर, आपने अगर इसकी डाटा बुक पढ़ी हो तो इसने कोई भी क्राइम नहीं करा। हाँ, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? यामाडा क्लैन की तलवार हमेशा से अनबायस्ड तरीके से उठी है, और एक तलवार को ये चूज करने की आजादी नहीं होती कि वो किसे काटे और किसे छोड़ दे। तुम्हारे एक्शंस की वजह से हमारे पूरे क्लैन का नाम बदनाम हो जाएगा। तब टेंजा उसे बोलता है, मास्टर, अगर आपको याद ना हो तो मैं एक होमलेस बच्चा था और आपने ही मुझे प्रोटेक्ट करा और यामाडा क्लैन का मेंबर बनाया। मुझे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखता था। हाँ, तो मुझे भी इसके अंदर पोटेंशियल दिखता है। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। हाँ, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीजें आपने ही सिखाई है। आखिरकार आप मेरे मास्टर जो हो। अब शियोन बोलता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही सही, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर इसने या तुमने यामाडा क्लैन का नाम खराब करा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और नुरुगी, वेलकम टू द पार्टी। थैंक यू मास्टर। तुम मुझे मास्टर क्यों कह रही हो? मैं अभी तुम्हारा मास्टर थोड़ी बनाऊं। अब टेंजा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन शियोन उसे बोलता है, एक्साइटेड मत हो, अभी जो मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़ा हुआ था वो काफी पावरफुल है। आज तक मैंने किसी भी इतने पावरफुल मॉन्स्टर के साथ लड़ाई नहीं करी। अब तभी वो टेंशन इनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। शियोन उसकी प्रेजेंस देखते ही इन दोनों को वहाँ से डॉज करवा देता है, लेकिन इसी प्रोसेस में ये टेंशन उसके गले पर हमला कर उसके गले को काट देता है। फिर भी शियोन जिंदा बच गया था। अब टेंजा आगे आता है और उस टेंशन पर हमला करने लगता है। पहले जो टेंशन टेंजा के हमलों को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा था, अब वो इसके हमलों को इजीली डॉज कर रहा था। यही सब देखते हुए टेंजा एक पाउंडिंग टोरेंट नाम का अटैक यूज करता है, जिसमें उसकी स्पीड पहले से 10 टाइम्स हो जाती है, लेकिन अभी भी वो उस पर एक सिंपल कट नहीं लगा पाता और वो अपनी एक उंगली से ही टेंजा को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब टेंजा शियोन के साथ बिताए हुए अपने सारे पलों को याद करता है। वो याद करता है कैसे उसे शियोन ने गलियों से उठाकर यामाडा क्लैन का एक मेंबर बनाया था। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन शियोन ने उस पर कभी भरोसा करना नहीं छोड़ा। वो देखता है कि उसकी फिंगर अब ठंडी पड़ रही है और उसका दिल धड़कना कम करता जा रहा है, लेकिन वो मरने से पहले शियोन और नुरुगी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, तो इसलिए वो पूरी ताकत लगाकर उस टेंशन पर हमला करता है। वो उस पर बार बार काफी सारे मुक्के मारता है, लेकिन टेंशन उस पर वापस से एक और अटैक करता है और टेंजे को समझ में आ जाता है कि वो इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो वो उन्हें भागने के लिए कहता है। शियोन अपनी तलवार निकालकर रेडी होता है इस टेंशन से भिड़ने के लिए, लेकिन टेंजा उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और फाइनली शियोन को उसकी बातें समझ में आ जाती है और फिर वो नुरुगी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और बस टेंजा का एक ही मकसद था, इन दोनों को प्रोटेक्ट करना और इनके लिए इतना टाइम बचाना कि ये आराम से सेफ जोन में चले जाए। टेंजा याद करता है कि उसे शियोन ने बोला था कि उसके अंदर काफी सारा पोटेंशियल है और यही सब के साथ वो अपनी हर एक स्किल का यूज करते हुए इस टेंशन से लड़ रहा था, लेकिन आखिरकार इमोर्टैलिटी पोटेंशियल को हरा देती है और टेंजा की जान चली जाती है। नुरुगी शियोन को बोलती है, तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने टेंजा को वहीं पर छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से मेरे टेंजा की जान चली जाएगी, प्लीज तुम मुझे उसके पास वापस से छोड़ दो। देखो, मुझे भी पता है टेंजा की जान जा सकती है, लेकिन मैं ये बता दूं कि टेंजा मेरा दोस्त है और उससे भी बढ़कर भाई है। मैं भी नहीं चाहता था कि उसकी जान जाए, लेकिन वो यही चाहता था। उसने अपनी लाइफ को रिस्क करा ताकि वो हमारी जान बचा सके और मैं इसे वेस्ट नहीं होने दूंगा और मैं ये कसम लेता हूँ कि मैं उन मॉन्स्टर्स की जान लूंगा। तो अब रात हो जाती है और हम काफी मारू को देखते हैं जिसके के पास सेंटा बैठा हुआ था। सेंटा काफी ज्यादा परेशान हो रखा होता है क्योंकि उसने इस टाउन के बारे में
जितना भी पढ़ा उतना ही वो उसे कंफ्यूज करता जा रहा है। तो फाइनली वो एक ब्रेक लेना चाहता था, तो वो सागरी को बोलता है मैं सोने जा रहा हूँ, आज रात की नाइट ड्यूटी तुम अकेले ही संभाल लेना। और ऐसा बोलकर वो सो जाता है। गाबी मारू उसके साथ में बैठा होता है। गाबी मारू देखता है सागरी भी सो रही है। अब गाबी मारू अपनी और सेंटर की बातों को याद करता है। वो सोचता है सेंटर ने क्या बोला था, अगर हमें होराई में जाना है एलिक्सर ऑफ लाइफ लेने के लिए तो सबसे पहले हमें टेंशन से भिड़ना पड़ेगा। मुझे तो लगता नहीं वो बिना लड़ाई के हमें एलिक्सर ऑफ लाइफ देंगे। और गाबी मारू सोचता है अगर मुझे एलिक्सर ऑफ लाइफ चाहिए तो मुझे होराई के अंदर तो एंटर करना ही होगा, तो जाकर मैं एक बार एनालाइज कर आता हूँ। तो अब वो होराई के सेंटर की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो रास्ते में चल रहा होता है तो उसे कुछ लोगों की आवाजें आती है, और जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो काफी सारे पेड़ प्रेइंग पोजीशन में बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग सेम टू सेम उस ट्री मॉन्स्टर की तरह है, पर ये यहाँ से मूव नहीं कर सकते। गाबी मारू को थोड़ा सा तो डर लगता है, लेकिन फिर वो अपना प्लान बनाकर और अपनी वाइफ को याद कर आगे बढ़ता है। भागते भागते उसके आगे एक काफी बड़ी दीवार और एक काफी बड़ा गेट आ जाता है। क्या यही ट्रू सिंशियो को है? लेकिन इससे पहले वो वहाँ पर एंटर कर पाता, एक टेंशन उसका पीछा कर रहा होता है। गाबी मारू उसे देखते ही समझ जाता है ये दिखने में तो इंसान है, लेकिन ये और ही कुछ है। तुम कौन हो? अरे यार पूरा दिन गया मेरा, अब मैं बोर हो चुका हूँ। चलो एक काम करो, तुम क्या यहाँ से जा सकते हो? वैसे भी मैंने तुम्हारे जैसे कई लोगों से फाइट कर लिया है, हमें तुम्हें पकड़ने का टास्क दिया हुआ था, लेकिन अभी मेरा कुछ मन नहीं कर रहा। तो क्या तुम सच में ह्यूमंस को एलिक्सर में कन्वर्ट कर सकते हो? इसका क्वेश्चन सुनते ही वो इसका आंसर करने की बजाय सीधा गाबी मारू पर हमला कर देता है। गाबी मारू भी उसके अटैक को समझकर इजीली डॉज कर लेता है और साथ साथ उस टेंशन का हाथ भी तोड़ देता है, और फिर एक काफी पावरफुल किक उस टेंशन के मुंह पर मारता है, जिससे उसकी गर्दन काफी बार मुड़ जाती है। अब इन दोनों में फाइट और ज्यादा इंटेंसली स्टार्ट हो जाती है, और गाबी मारू देखता है उन मॉन्स्टर से ये बिल्कुल अलग है, इसकी रीजनरेशन और इसकी स्ट्रेंथ उन मॉन्स्टर से लाख गुना पावरफुल है। और अब गाबी मारू उस पर अपनी टोर्नेडो किक का इस्तेमाल करता है, और जिसमें ये निंजुत्सु भी यूज कर लेता है। गाबी मारू को लग रहा था कि निंजुत्सु यूज करने के बाद ये इजीली इसे हरा देगा, लेकिन इतना सारा जलने के बावजूद वो गाबी मारू पर अटैक बैक करता है और उसे दीवार में ही देकर मारता है। अरे नहीं यार, एक और इंसान को मार दिया, मुझे एक आधा जिंदा पकड़ना पड़ेगा, वरना हम एलिक्सर कैसे बनाएंगे। और अब ये मेल में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन गाबी मारू मरा नहीं था। तब उन दोनों में और इंटेंसली फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों इक्वल टक्कर के लग रहे थे। टेंशन भी उससे इम्प्रेस होकर बोलता है पिछले 1000 सालों में मैंने आज तक जितने भी ह्यूमन से फाइट करी है, तुम उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब गाबी मारू से पूछता है अच्छा तो ऐसी बात है तो मुझे बताओ एलिक्सर कहाँ पर है। लेकिन अब सवाल का जवाब देने की बजाय वो सीरियस होकर गाबी मारू से लड़ने लगता है। अब गाबी मारू बोलता है अभी तक मैं इस पर सारी चीजें ट्राई कर चुका हूँ, तो क्यों ना मैं उसे भी ट्राई करूँ। और गाबी मारू पहली बार टाओ का इस्तेमाल करता है अपने निंजुत्सु की मदद से, और जैसे ही वो टाओ से उस पर हमला करता है उसकी बॉडी मेल से फीमेल में कन्वर्ट हो जाती है, और इस बार वो रीजनरेट नहीं करता। तभी टेंशन को गुस्सा आ जाता है और वो फिर एक एनर्जी बीम से गाबी मारू पर हमला करता है। गाबी मारू को समझ में नहीं आ रहा था हम दोनों इतनी दूर हैं, लेकिन इसके एनर्जी ब्लास्ट मुझे यहाँ पर भी आकर कैसे लग रहे हैं। उसे याद आती है मैं जिसने की इस पर सेम टू सेम हमला करा था, लेकिन अब इसे मोटिवेशन देती है इसकी वाइफ, और ये आगे बढ़कर इस पर बार बार हमला करता है। और वो पूरा मन बना लेता है अगर मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ तो मैं इसे भी मार कर ही मरूंगा, ये रीजनरेट नहीं कर पाएगा अगर मैं इसके रीजनरेट होने से पहले इस पर हमला करता रहूं। और वो एक काफी सारा मुक्कों से बोराज उस पर मारता रहता है, मारता रहता है जब तक कि वो रीजनरेट होने की हालत में ही ना रहे। तुम अभी मरे नहीं हो, जल्दी से मुझे बताओ एलिक्सर ऑफ लाइफ कहाँ पर है। लेकिन वो हंसने लगता है और उस टेंशन की पूरी बॉडी में से फ्लावर्स निकलने लगते हैं, और देखते ही देखते वो एक अजीब सा बीस्ट बन जाता है। ऐसा लग रहा था मान वो ह्यूमन से मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो गया हो। गाबी मारू सोचता है मैं इस मॉन्स्टर को भी हरा सकता हूँ अगर मैं ध्यान से इसे एनालाइज करूँ। लेकिन तभी ये जो मॉन्स्टर होता है ये इस पर एक इलेक्ट्रिक शॉक से हमला करता है, जिससे आसपास का पूरा ग्राउंड टूट जाता है। लेकिन गाबी मारू ने अभी तक हार नहीं मानी थी। गाबी मारू इस पर वापस से काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस से इस पर शॉक मारता है। तो गाबी मारू अब अपनी एस्थेटिक निम्फो ब्लेज को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका निंजुत्सु अभी यूज नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसने उसे ऑलरेडी काफी ज्यादा यूज कर लिया है। और अब ये मॉन्स्टर गाबी मारू की जान लेने वाला होता है। उसे लग रहा था मानो ये सब अभी तक एक सपना हो, और वो वापस से अपनी वाइफ को याद करता है। तभी उसकी आंखें खुलती है और वो उस मॉन्स्टर की पकड़ में होता है। शिनोबी रूल नंबर 20, जब तुम मरने वाले हो तो अपनी पूरी ताकत लगा के एनिमी को भी इतना घायल कर दो कि वो भी मर जाए। जितनी ताकत हो वो सारी लगा दो क्योंकि तुम आखिरकार मरने वाले हो। और फिर वो बेहोशी की हालत में इंस्टिंक्टिवली निम्फो ब्लेज का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर की पकड़ से छूट जाता है। गाबी मारू अपनी वाइफ को सॉरी बोलता है।
सॉरी माफ करना, मैं जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन तभी वो देखता है उसके पास में है मे, जो कि गाबीमारू के चारों तरफ एक बैरियर को बना लेती है। और जब उसका अटैक मे के बैरियर पे पड़ता है तो मे पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, लेकिन अभी भी उसका बैरियर था तो वो इजीली बच सकती थी। और टेंशन भी सोचता है, मे ये तुम क्या कर रही हो। अब अगला दिन होता है और सेंटा अपोलोजाइज कर रहा होता है क्योंकि वो रात को गाबीमारू के ऊपर नजर नहीं बना पाया और अब वो भाग गया। सागरी बोलती है अगर हम होराई की तरफ जाए तो अभी भी हम गाबीमारू को ढूंढ सकते हैं। यूजेरिया बोलती है हमारा वहाँ पे जाकर कुछ भी फायदा नहीं होगा और वैसे भी वो अपनी मर्जी से वहाँ पर गया, तू उसे जाने दो ना। क्या अब यामाडा असाइमोन के लोग एक क्रिमिनल को हेल्प करने के लिए या उससे हेल्प मांगने के लिए उसके ढूंढेंगे क्या। लेकिन तभी वो ट्री मॉन्स्टर भी उठता है और बोलता है अगर तुम होराई तक जा रहे हो तो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ सकता हूँ। वैसे भी मैंने मे को नहीं देखा, वो पक्का गाबीमारू के साथ गई होगी। अब वे लोग होराई की तरफ जाने लग जाते हैं। यूजुरिया सागरी से बोलती है सागरी तुम उन टेंसेन के बारे में एक्साइटेड नहीं हो क्या। इसमें एक्साइटेड होने वाली क्या बात है, अगर वो होराई में रहते हैं तो हमारे उनके साथ सामना होने वाला है। वो ट्री मॉन्स्टर बताता है दरअसल टेंशन है 7 हर्मिट, वो जब चाहे जब ह्यूमन और मॉन्स्टर मेल फीमेल इनमें कन्वर्ट हो सकते हैं। सारे टेंशन मिलकर एक मीटिंग कर रहे थे, वे डिस्कशन कर रहे थे कौन सी बॉडी ज्यादा बेटर है, मेल या फीमेल। अब तभी उनका लीडर आ जाता है और वो बोलता है चलो अब मुझे रिपोर्ट दो। तब उनमें से एक बताता है इस बार के जो ह्यूमंस आए हैं वो पिछली बार के ह्यूमन से भी ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने काफी सारे सोशिन्स को मार दिया है। ओए ये सारी तुम्हारी गलती है, अगर तुम उस बीच वाले ह्यूमन को एस्केप करने नहीं देते तो कुछ सोशिन अभी जिंदा होते, तुम पैथेटिक हो। और ऐसा बोलकर वो उसके गर्दन को उड़ा देता है। लेकिन तभी वो रीजनरेट हो जाता है और हम देखते हैं ये वाला टेंशन वही है जो कि गाबीमारू के साथ लड़ रहा था और गाबीमारू के साथ लड़ते हुए इसने अपनी काफी सारी पावर्स का इस्तेमाल करा है, जिसकी वजह से अब ये बूढ़ा हो चुका है। अब इनका लीडर दूसरे टेंशन से बोलता है हाँ तुम बताओ जिन ह्यूमंस के साथ तुम्हारी फाइट हुई थी क्या तुमने उन्हें डिस्पोज कर दिया था। हाँ मैंने उन्हें उस पिट में फेंक दिया था, अब वो जल्दी ही हमारा एलिक्सर बन जाएंगे। बेवकूफ मत बनो, उन ह्यूमंस ने हमारे सबसे पावरफुल सोशिन को मार दिया था, पता नहीं वे कितने पावरफुल हो। उनका लीडर सभी को एलिक्सर पिला देता है, जिसके बाद वो बूढ़ा हुआ टेंशन वापस से जवान हो जाता है और उसकी सारी पावर्स वापस से हो जाती है। अब वो वुड उन लड़कियों को आगे बताता है। तो टोटल 100 टेंशन है जो कि मिलकर इस आइलैंड को रूल करते हैं और हर एक टेंशन की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है। उनका लीडर है पिंक कलर के बालों वाला। टेंशन का एक दूसरे के लिए नाम है लेकिन उन्हें का टेंशन का नाम किसी को भी नहीं पता। जब मैं छोटी उम्र का था तो हमारे गांव में एक स्टोरी थी कि टेंशन हर एक ह्यूमन को इमोर्टल कर देंगे और वाकई में हम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ज्यादा जिए थे, लेकिन धीरे धीरे कर हम सारे पौधे बन गए और पौधे बनने से पहले हमें मालूम नहीं था कि हमारी जान नहीं जाने वाली। हम एटर्नली यहाँ पर खड़े होकर उन टेंशन के लिए प्रे करेंगे और इन सब की शुरुआत हुई थी मेरी ही अपनी बच्ची से, जो कि पूरे विलेज में सबसे पहले ट्रांसफॉर्म हुई थी। और ये रही वो बच्ची, पता नहीं मैं कैसे अभी भी हिल पा रहा हूँ, लेकिन मेरे विलेज में सारे लोग एक जगह से बंध चुके हैं। और इस तरफ गाबीमारू की भी आँख खुल जाती है और वो देखता है कि मैंने उसकी जान बचा ली। गाबीमारू सोचता है ये जिन लोगों को हर्मिट बता रहे हैं वे एक्चुअली में हर्मिट नहीं बल्कि एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर है। ये लोग तो उसे गॉड्स बताते थे, लेकिन इसका एक फायदा है, अगर वे मॉन्स्टर्स है तो मैं उन्हें मार सकता हूँ, मुझे एक प्लान बनाना होगा। तभी इसके आगे आ जाता है ब्लेड ड्रैगन और उसका असाइमोन। ब्लेड ड्रैगन उसे देखकर बोलता है ओ तो तुम अपने एग्जीक्यूशनर से भाग गए, तुम तो वही निंजा हो ना, तो क्या मैं अब तुम्हारी जान ले लूं। तो ड्रैगन गाबीमारू से इमेजिनेशन में लड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वो देखता है उसने गाबीमारू को तो मार दिया लेकिन उसे खुद को भी काफी ज्यादा इंजरी हो गई। तो गाबीमारू को बोलता है ओह तुम इस स्टेट में भी लड़ सकते हो, तो तुम्हें मारना तो भी आसान नहीं होने वाला है। हाँ सेम यहाँ पर तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिला हुआ है जो कि एक स्वॉर्ड ड्रैगन पर शोभा नहीं देता और इसी के साथ साथ तुम्हारी लेफ्ट आर्म भी इंजर्ड है। तो क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो। हाँ बचपन से। अबे ओए रुको, अपना टाइम वाइम वेस्ट मत करो ठीक है, यहाँ पर तुम्हारी लड़ाई देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन मुझे तो लड़ना है। देखो इन पॉइंटलेस बातों पर बहस करने का कुछ फायदा नहीं है और सबसे पहली बात हम बस इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए निकले हैं। गाबीमारू यही है ना तुम्हारा नाम, तुम्हारी असाइमोन सागरी कहाँ पर है और वो जो लड़की जो तुम्हारे पास है वो भी कौन है, या तो हमें शांति से बता दो वरना हमारे पास और भी रास्ते हैं। और गाबीमारू फाइटिंग स्टांस में आ जाता है तो वो बोलता है वाकई में तुम बेवकूफ हो, तुम अकेले हम दोनों से कैसे भिड़ोगे। तभी गाबीमारू उन टेंशन के बारे में सोचता है और बोलता है लग रहा है मुझे अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, और फिर वो उनके आगे झुक जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास एक सजेशन है, क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। स्वॉर्ड ड्रैगन उसका टेस्ट लेने के लिए उसके सर पर तलवार लगा देता है, लेकिन गाबीमारू कोई रिएक्शन नहीं देता। अच्छा तो सच में तुम अलायंस करने ही आए हो, व्हाट अ डिसअपॉइंटिंग थिंग मैन, मैं बस स्ट्रॉन्ग वॉरियर से लड़ता हूँ, तुम्हारे जैसे बुज़दिलों से तो बिल्कुल भी नहीं। स्वॉर्ड ड्रैगन साइड हटो। हाँ तो गाबीमारू तुम मुझे बताओ तुम हमारे साथ अलायंस क्यों करना चाहते हो। और फिर गाबीमारू उन्हें
सारी चीजों के बारे में बता देता है, शिनशियोकू, टेंशन और बाकी सारी चीजों के बारे में। तो तुम ये बोल रहे हो कि वे रीजनरेट भी हो सकते हैं, है यार? और उन्हें जलाने के बाद भी उनकी जान नहीं जाती? उनके ऑर्गन्स के बारे में क्या वे भी रीजनरेट हो जाते हैं? देखो, मुझे कोई भी स्पेसिफिक चीजें नहीं पता, मैं तो बस यहाँ पर पार्डन लेने आया था ताकि मैं किसी को देख सकूं, और मैं पार्डन पाने के लिए कुछ भी करूंगा। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तभी स्वॉर्ड ड्रैगन मान जाता है और स्वॉर्ड ड्रैगन उसे बोलता है, तो चलो एक काम करते हैं, होराई में जाते हैं और टेंशन से मिलकर आते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने अभी इसकी इंजरीज देखी नहीं क्या? इंजरीज हो चाहे कुछ हो, मुझे तो बस एक बार वो एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल जाए, उसके बाद मैं इमोर्टल हो जाऊंगा। और वैसे भी उनकी पार्डन का मैं क्या करूंगा जब मैं इमोर्टल ही हो सकता हूँ? तो क्या तुम सच में एलिक्सर ऑफ लाइफ खुद पियोगे? अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता ही है मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं तो बस उन टेंशन को हरा कर हिस्ट्री के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता हूँ। मैं इमोर्टल उस सेंस में होना चाहता हूँ, मेंटल, ताकि जन्मों जन्मों तक लोग मेरे नाम को याद रखे। अब ये तीनों तैयार होते हैं एक दूसरे के साथ अलायंस करने के लिए। इन तीनों के गोल्स अलग अलग थे। तो ड्रैगन चाहता था कि वो किसी इमोर्टल बंदे को जान से मारे। असाइमोन चाहता था कि वो उसके हर एक हिस्से को स्टडी करे, और गाबीमारू अपनी वाइफ से मिलना चाहता था। तो अब इन तीनों की डील हो जाती है। तो अब वो असाइमोन गाबीमारू से बोलता है, वो सब तो ठीक है, अब क्या तुम मुझे इस लड़की के बारे में बता सकते हो? तभी गाबीमारू काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, अरे ये कैसे हो गया? अभी थोड़ी सी देर पहले तो तुम सिर्फ 2 से 3 साल की बच्ची थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे यार, लड़कियां होती है ऐसे गाबीमारू। तभी वो लड़की बोलती है, गाबीमारू, ओए तुम बोल भी सकती हो, अब जल्दी बताओ कौन हो तुम, और मोर इम्पोर्टेंटली तुम्हें एलिक्सर के बारे में क्या पता है? तभी वो लड़की डर जाती है और गाबीमारू उसे सॉरी बोलता है, और फिर उसके बाद उसका थैंक यू करता है। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। अगर अब तुम बात कर सकती हो तो क्या तुम मुझे एक बात बताओगी? वो जो तुमने मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करा, क्या तुम उन टेंशन लोगों में से एक हो? अब यही दूसरी तरफ हम सेंटा को देखते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर के साथ बात कर रहा था। तो तुम ये कह रहे हो कि ये जो टेंशन है ये लिटरल गॉड्स है, लेकिन मुझे ये सारी चीजें फेक लगती है। मुझे ऐसा लग रहा है मानो टेंशन को भी किसी ने मैन मेड तरीके से बनाया हो, क्योंकि ये पूरा आइलैंड ही शिनशियोकू हो रहा है। ये अलग अलग टर्म्स है जो कि डिफरेंट रिलीजन्स में यूज होती है। ये एक मिस्टीरियस आइलैंड है ब्रो। क्या फायदा अगर ये सारी चीजें अलग अलग रिलीजन में मिक्स्ड अप हो? तो यही तो दिक्कत है। देखो, तुम्हें उस क्रिमिनल के बारे में याद होगा, मोरो मिकाया। उसे जेल में इसलिए डाला गया था क्योंकि उसने अपना खुद का रिलीजन बनाने की कोशिश करी थी। उसके हिसाब से उसका रिलीजन परफेक्ट था और हर एक दूसरे रिलीजन से इंस्पायर्ड था, लेकिन उसके रिलीजन में कुछ तो कमी थी। एंड जब से मैं इस आइलैंड पर आया हूँ, मुझे भी सेम चीज महसूस हो रही है। इस आइलैंड पर किसी चीज की तो कमी है, कोई लॉजिक या कोई शब्द ऐसा है जिसे हम चाह कर भी नहीं बता पा रहे। शुरुआत से इस आइलैंड से जो भी बचकर गया है वो फ्लावर में ही गया है, लेकिन अभी तक हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने उस चीज के पीछे का सीक्रेट फाइंड कर लिया, जो कि है वे इंसेक्ट। तो ऐसे ही इंटेंशन के बारे में भी ऐसे ही कोई सीक्रेट होगा, बस हमें उसे पता लगाने की देरी है, फिर हम एलिक्सर को ढूंढ सकते हैं। अगर तुम्हारी ये थ्योरी ठीक भी है तो तुम्हें लगता है हम उन टेंशन को हरा पाएंगे? ऐसी थ्योरी जिसे आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया, क्या हम उसे ढूंढ पाएंगे? ये भी तो पॉसिबल होगा कि गाबीमारू और वो लड़की ऑलरेडी डेड हो। नहीं, मुझे यकीन है गाबीमारू जिंदा होगा। वो इस आइलैंड पर कहीं पर होगा और एक प्लान बना रहा होगा। और इस तरफ गाबीमारू मे से पूछ रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम अभी अभी बोलना सीखी हो, लेकिन मैं तुमसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं टेंशन को हरा सकता हूँ? कोई भी ऐसी टेक्निक या पावर प्लीज बता दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, टाओ स्ट्रॉन्ग, वी माइंड, बॉडी, और ऐसे करके वो अलग अलग अक्षरों को बोले जा रही थी। किसी को भी इसकी बातें समझ में नहीं आती। तभी सामुराई बोलता है, टेंडन अक्षर का मतलब होता है बेली बटन, जिसे कि हम मार्शल आर्ट्स में टेंडन बोलते हैं। ये तो मेरे को समझ में आ गया। अबे ओए, चाइनीज में देखा जाए तो टेंडन का मतलब होता है बेली बटन से जस्ट नीचे वाला हिस्सा। तो ये टाओ एग्जैक्टली है क्या? नो आइडिया भाई। इस तरफ वो प्लांट मोस्टर बताता है, टाओ एक ऐसी चीज है जो कि इस दुनिया में हर एक चीज के अंदर फ्लो करती है और टेंशन उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीजें तुम देखते हो वो सारी चीजें टाओ से मिलकर ही बनी है। अगर किसी ने टाओ को टच करा, इसका मतलब उसने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को टच करा है। यहीं दूसरी तरफ हम शियोन को देखते हैं, जिसके के ऊपर नुरुगी हमला करती है, लेकिन शियोन उसके हमले को इजीली डॉज कर लेता है और बोलता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें 2 टेक्निक्स नहीं सिखाने वाला। मैं नहीं चाहता कि मेरी और कोई स्टूडेंट की मौत हो जाए, लेकिन मुझे टेंसे की जान का बदला लेना है। प्लीज मास्टर, मुझे 100 टेक्निक सिखाओ। देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे को मास्टर मत बोलो। हाँ, जो भी है, लेकिन मैं आपकी इन टेक्निक्स को समझ में नहीं पा रही। आप अंधे हो, लेकिन फिर भी मेरे पीछे से आने वाले अटैक को कैसे देख पा रहे हो? ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें तुम्हारी हाइट, तुम्हारे वेट और कहाँ पर तुम्हारे बाल बंधे हुए हैं वो भी बता सकता हूँ, क्योंकि बेशक भगवान ने मेरी आंखों की शक्तियाँ मेरे से छीन ली है, लेकिन उसके बदले में मैं इन अंधेरी आंखों से कुछ वेव्स को देख पाता हूँ। तो अब मैं वो वुड मॉन्स्टर
और शियोन एक साथ बताते हैं कि टाओ एक्चुअली में है क्या। दरअसल जो शियोन यूज करता है वो भी एक तरीके का टाओ ही है। टाओ वेव्स होती है और जिन्हें देखने के बाद, उन्हें सेंस करने के बाद बंदा अटैक और डिफेंड कर सकता है। बस बंदे को उन वेव्स को कंट्रोल करना आना चाहिए। ये लोगों को अलाउ करता है उनकी स्ट्रेंथ को लगभग 100 गुना से भी ज्यादा, हजारों लाखों गुना से भी ज्यादा बढ़ाने का, और इसी के साथ साथ ऐसी इंजरीज जिनसे लोगों की जान चली जाए उनसे बचने का। लेकिन ये स्किल्स एकदम से कोई भी नहीं सीख सकता। इस तरफ हम देखते हैं शियोन के पीछे एक मॉन्स्टर आ चुका है, लेकिन शियोन उससे पहले नुरुगी को समझाता है, देखो मैं तुम्हें स्वॉर्ड पकड़ना तो सिखाता हूँ। सबसे पहले अपने बाएं हाथ में स्वॉर्ड को पकड़ो, एक टांग को आके रखो और अपने अपोनेंट पर नजर रखो या फिर उसे सेंस करो, और फिर इसके बाद कुछ ऐसे हमला करो। और फिर ऐसा कर कर वो एक एक कर कर सारे मॉन्स्टर्स का काम तमाम कर देता है। और फिर नुरुगी को बोलता है, देखो मैं तुम्हें डायरेक्टली तो कुछ समझाने वाला हूँ नहीं, लेकिन तुम मुझे मेरी फाइट से मेरी टेक्निक को थोड़ा बहुत तो समझ सकती हो। और इस तरफ यही सारे मॉन्स्टर स्वॉर्ड ड्रैगन की तरफ भी बढ़े थे, लेकिन वो उन सबको एक स्विंग में ही काट देता है और बोलता है, हमारे पास यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि हम कोई नई टेक्निक को सीखेंगे, टाओ वाओ जो भी है वो। और फिर ऐसा बोलकर वो मे को अपने कंधे पर बिठा देता है और बोलता है, ये जो भी टेक्निक है तुम मुझे मिड बैटल सिखाओगी। अब इस तरफ हम आजा को देखते हैं। अब हम आजा को देखते हैं जो कि उस गड्ढे में से बाहर आ रहा था। गड्ढे में सारे प्लांट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। और बाहर आने के बाद वो टोका को बोलता है, भाई आज मैं उन सारी टेंशन की ऐसी तैसी कर दूंगा। मुझे उनकी वीकनेस अब पता है, तुम्हें उनकी वीकनेस पता है, ऐसा कैसे हो गया? देखो मैंने अपनी फाइट के दौरान एक चीज को नोटिस करा है, वे जो टेंशन थे वे किसी पौधे की तरह थे और वे रीजनरेट भी पौधे की तरह ही होते हैं, और पौधा हमेशा नीचे से उगता है, तो इसका मतलब उनका वीक पॉइंट है उनकी नेवल। और ऐसा बोलने के बाद वो पास में खड़े एक मॉन्स्टर का हाथ तोड़कर टोका को देता है और बोलता है, इसे खा लो। लेकिन टोका मना करता है। तभी उनके पास एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे कि वो डोज करने के बाद एजे बोलता है, चलो फाइनली मैं अपनी थ्योरी को टेस्ट कर सकता हूँ। रुक जाओ, अभी तो तुम गए मॉन्स्टर। लेकिन वो मॉन्स्टर बोलता है, अरे अरे रुको भाई साहब, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। मुझे तो टेंशन ने यहाँ पर स्काउटिंग करने के लिए भेजा है। टेंशन? अच्छा फिर तो तुम गए। अरे नहीं सुनिए तो पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरे काफी सारे कलीग जिन्हें कि हम अदर डोशी बोलते हैं, हाँ डोशी, हम सीधा टेंशन के नीचे सर्व करते हैं, और हमारे कुछ दोस्त पूरे आइलैंड पर हर एक ह्यूमन के पास गए हैं स्काउटिंग करने के लिए। तो प्लीज अब वापस से उस गड्ढे पे चले जाइए, वरना हमारे मास्टर हमारी खालू देड़ देंगे। लेकिन एजे उस पर हमला करता है और उसके हमले का इस पर कुछ भी असर नहीं हुआ था, लेकिन एजे भी उसका हाथ बीच में पकड़कर तोड़कर फेंक देता है। तभी वो बोलता है, क्या तुमने भी टाउ कंज्यूम करा है? क्या टाउ टाउ कर रहे हो? मुझे तो बस तुम्हारी जान लेनी है, क्योंकि तुम उन मॉन्स्टर्स के पेट हो ना। तो मैं अगर तुम्हें मार सकता हूँ तो तुम्हारे मालिकों को भी मार ही पाऊंगा ना। तो चलो फाइट करनी स्टार्ट करते हैं। और ऐसा बोलते ही वो डोशी काफी सारे दूसरे मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है। तभी एजे अपने भाई टोका को बोलता है, टोका तुम इन्हें संभाल सकते हो ना? हाँ। और ऐसा बोलते ही टोका काफी सारे मॉन्स्टर्स का काम एक ही स्ट्राइक में तमाम कर देता है। अब एजे और ये डोशी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, और हम देखते हैं डोशी का पीओवी। डोशी फाइट करते हुए एजे की बॉडी को नहीं देख पा रहा था, वो देख रहा था एजे का टाओ, जो कि एजे के बारे में सब कुछ बता रहा था। जो ये एजे है ये अभी थक चुका है, बेशक ये डोशी से इक्वल टर्म्स में फाइट कर रहा हो, लेकिन वो डोशी से काफी ज्यादा कमजोर है। और तभी इस डोशी को एजे के सर के अंदर एक ओपनिंग दिखाई देती है, और तुरंत ही उस ओपनिंग का फायदा उठाते हुए वहाँ पर स्ट्राइक कर देता है। टोका हैरान हो जाता है, ये क्या हो गया? मेरे भाई को तुमने कैसे मार दिया? अब टोका पूरी तरीके से घबराया हुआ होता है, और डोशी फाइनली इसे वापस से गड्ढे में फेंकने वाला होता है। लेकिन तभी एजे खड़ा हो जाता है और इस डोशी पर हमला करता है और बोलता है, मुझे पता था तुम ये ओपनिंग देखने के बाद रुक नहीं सकते, तुम मेरे पर हमला यहीं पर करोगे, और इस बात का मैंने फायदा उठा लिया। और हम देखते हैं एजे का सर रीजनरेट हो चुका है, जैसे कि उन टेंशन का होता था। तभी वो डोशी देखता है एजे का टाओ और ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो कोई टेंशन ही हो। और वो डोशी इस पर दूर से एयर स्ट्राइक से हमला करता है और पास में आकर इसके हाथ तोड़ देता है, लेकिन वो तुरंत ही रीजनरेट हो जाते हैं। और डोशी नोटिस करता है कि इसका जो टाओ है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करे जा रहा है। इसी रेट पर वो किसी टेंशन के जितना पावरफुल होगा, और जहाँ जहाँ से ये रीजनरेट हो रहा था वहाँ अलग अलग टैटूज आ रहे थे। तुम बहुत बहादुर हो, अगर कोई और तुम्हारी जगह होता तो डर जाता इतने सारे बॉडीज में चेंज होते हुए। तुम्हें क्या लगता है मैंने बचपन से कैसे सरवाइव करा है? अगर मैं ऐसी छोटी छोटी चेंजेस से डरता रहूंगा तो मैं बड़ा और इमोर्टल कैसे बनूंगा? तो चलो अब मुझे और एबिलिटीज दिखाओ अपनी। और ऐसा बोलते ही वो उस डोशी की तरफ बढ़ता है। डोशी जैसे तैसे कर उसके ऊपर एयर स्ट्राइक फेंकता है, लेकिन अब वो सारी एयर स्ट्राइक्स को
देख पा रहा था और उन्हें डोज भी कर लेता है और उसकी नेवल पर हमला करता है। इस अटैक के बाद एजे अब उसका टाओ भी देख पा रहा था। इस तरह टोका ने भी सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। अब डोशी जैसे ही अपने टाओ को अपने हाथ में इकट्ठा करता है तो एजे उसे सेंस कर लेता है और उसके हाथ को जाकर कचुम्बर बना देता है और बोलता है, चलो मैंने इनफ देख लिया, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। मेरे अटैक्स का उस बंदे पर इसलिए असर नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने अपने पूरे शरीर को इस टाओ में कन्वर्ट नहीं करा था। अब बस मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और फिर मैं इस टाओ का मास्टर बन जाऊंगा। और ऐसा बोलकर वो अपने हाथ में टाओ को इकट्ठा करता है और उसकी नेवल पर हमला करता है। अब इसके बाद एजे अपने भाई को बोलता है, अभी ये मरा नहीं है, इसके हाथ पैर बांध दो ताकि मैं इसे और ज्यादा क्वेश्चन आंसर कर सकूं। इस तरफ हम स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और वो फिर मे से पूछता है, मे क्या मैं टाओ का इस्तेमाल कर रहा हूँ? नहीं, टाओ स्ट्रॉन्ग, टाओ वीक। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ये लो, क्या इतना स्ट्रॉन्ग है टाओ? नहीं, टाओ स्ट्रॉन्ग, टाओ वीक। अरे यार तुम ढंग से बता क्यों नहीं पा रही? ऐसा लग रहा है मान लो मैं कोई वर्ड गेम खेल रहा हूँ। तो ये कोई ब्रूट फोर्स नहीं होता क्या? और इस तरफ हम गाबीमारू को देखते हैं जो कि इजीली उन सारे मॉन्स्टर्स का काम तमाम कर रहा था। स्वॉर्ड मास्टर भी सोचता है, यार ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिस, क्या वो टाओ यूज कर रहा है? नहीं, टाओ स्ट्रॉन्ग है। और इस तरफ हम उसके असाइमोन को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि वो इनके वीक पॉइंट्स पता लगा सके। और वे लोग और ज्यादा लड़ने लगते हैं और एक एक कर सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। तभी एक दूसरा डोशी स्वॉर्ड ड्रैगन पर हमला करता है और वो उसे इजीली डॉज कर लेता है, लेकिन उसका तो हमला मे पर था और वो मे को वहाँ से उठाकर अपने पास लाकर बोलता है, मे मैं तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रहा था, काफी साल हो चुके हैं, नहीं काफी सारी डेकेड्स हो चुकी है आपको होराई में से गए हुए, पर आज मैं लकी हूँ, आज मैं आपसे वापस से रियूनाइट हो गया। तो चलो अब वापस चलते हैं, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। गाबीमारू से रोकते हुए बोलता है, अबे ओए यहाँ पर क्या चल रहा है ये? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या चल रहा है ये? मे तुम जैसे तुच्छ ह्यूमंस के लिए नहीं है, वो बल्कि हमारे पैलेस में बिलोंग करती है, हमारी प्यारी टेंशन। और इन्हें समझ में आ जाता है मे भी एक टेंशन ही है। लेकिन तभी गाबीमारू देखता है उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद मे रो रही है और गाबीमारू उसके आगे आकर बोलता है, ओए जो भी हो तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम मे को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। और मे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक और डोशी आ जाता है और इन्हीं के साथ साथ काफी सारे बटरफ्लाईज और इंसेक्ट्स भी। मैंने इनकी वजह से अपना उल्टा हाथ खो दिया, इनकी तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। स्वॉर्ड मास्टर उनके साथ लड़ने लग जाता है। तभी एक डोशी स्वॉर्ड ड्रैगन पर एक इनविजिबल अटैक करता है। गाबीमारू समझ जाता है ये वही इनविजिबल अटैक है जो कि उन टेंशन ने हमारे पर यूज करा था। स्वॉर्ड ड्रैगन को भी समझ में आ जाता है कि यही टाओ है जो अभी इसने यूज करा। अब उन सब में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद वे डोशी बोलते हैं, तुम हमारे लिए कोई भी मैच नहीं हो, तुम हमें मे को दो और हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे। मैं मे को तुम्हें कैसे देने दूं? जब से मैं इस आइलैंड पर आया हूँ सबसे पहली बात तो मैं अपने कैरेक्टर में ही नहीं हूँ और इसके बाद मैंने मेरी हेल्प करी थी तो मैं अब उसकी हेल्प करूंगा। देखो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमें टाओ और ज्यादा सीखना है तो हमें मे की जरूरत है। तुम तो मॉन्स्टर हो ना, तो तुम्हें टाओ की क्या जरूरत? मैंने तो सुना है टाओ सिर्फ टेंशन यूज कर सकते हैं। तुम्हारी स्टेटमेंट से क्या मतलब है कि सिर्फ टेंशन ही टाओ यूज कर सकते हैं? टाओ हर एक ऑब्जेक्ट और हर एक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में प्रेजेंट होता है। तुम स्टूपिड ह्यूमंस में भी टाओ होता है। चलो तुम्हारे मरने से पहले मैं समझाता हूँ कि टाओ को कैसे सीखा जाता है। तो टाओ को सीखने के लिए 5 स्टेप होते हैं, डोइन, टाइसोकु, श्यूत्सु एंड शूटेन और लास्ट में बोचू जुत्सु। और बोचू जुत्सु के लिए एक पार्टनर चाहिए होता है। वे ये बोचू जुत्सु क्या होता है? बोचू जुत्सु वो होता है भाई जो शादी के बाद करते हैं। क्या तुम इस छोटी सी बच्ची को इस काम के लिए लेकर जाना चाहते हो? हाँ तो इसमें गलत ही क्या है? सारे जानवर, सारे इंसेक्ट, इवन ह्यूमंस भी इस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। जब भी कोई टेंशन या डोशी बोचू जुत्सु का इस्तेमाल करता है हमारी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती है। हम इतने सालों से, हजारों सालों से बोचू जुत्सु का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अनलाइक टेंशन हमारे अंदर यिन यांग दोनों टाइप के पावर्स नहीं है। जैसे तुमने देखा होगा टेंशन लड़का और लड़की में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, हमारे पास वैसी सेम पावर्स नहीं है। इसलिए हमें मे की जरूरत है ताकि हम बोचू जुत्सु परफॉर्म कर अपनी पावर्स को बढ़ा सके। बस बहुत सुन लिया मैंने, तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब इनकी बात सुनते सुनते गाबीमारू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मे के बारे में ऐसी बातें करने की? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मे कोई ऑब्जेक्ट हो, अब तुम बचने नहीं वाले। तभी वे दोनों डोशी किसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और गाबीमारू भी निंजुत्सु का इस्तेमाल कर रहा होता है। अब स्वॉर्ड ड्रैगन हमला करने लग जाते हैं। इन लोगों की भी रीजनरेशन काफी ज्यादा फास्ट थी, लेकिन वो टेंशन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब जैसे ही वे बटरफ्लाईज इन पर हमला करती है तो निंजुत्सु का इस्तेमाल करते हुए गाबीमारू उन बटरफ्लाईज को राख बना देता है। तभी पीछे से असाइमोन की आवाज आती है, तुम बिल्कुल गलत तरीके से लड़ रहे हो, तुम्हें अपनी बॉडी को काम रखना होगा, अपने माइंड को शांत रखो, तभी तुम टाओ का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम एक ही समय पर स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों होने चाहिए। तभी मैं उनके पास आती है और बोलती है, मैं तुम्हें टाओ सेंस करने में तुम्हारी मदद करूंगी। गाबीमारू को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है और फिर वो मे को बोलता है, कोई नहीं मैं बाद में समझ लूंगा, पहले अभी मुझे इनको खत्म करना है। तभी मैं बोलती है, बेग
गाबीमारू का टाओ काफी बड़ा है। अब वे लोग देखते हैं गाबीमारू इजीली उन डोशी के इनविजिबल अटैक्स को डोज कर पा रहा था। गाबीमारू भी अब उनका टाओ सेंस कर पा रहा होता है। गाबीमारू सोचता है बचपन से उस निंजा ट्रेनिंग में मुझे किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने मुझे 5 मिनट में ही टाओ सिखा दिया है। मुझे तो बस अपने माइंड को थोड़ा वीक करना था ताकि मैं टाओ को समझ सकूं, और अब मैं दूसरों के अंदर भी वीकनेस को पहचान सकता हूँ, और अब मेरा मन भी काफी शांत है। और ऐसा सोचते सोचते वो उन टेंशन वाली टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि बस टच करते ही उस डोशी के चारों तरफ के सारे एनिमल्स गिर जाते हैं। और गाबीमारू बोलता है टाओ भी निंजुत्सु की तरह ही है। अब गाबीमारू उससे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है, ताकि मैं उन सभी का काम तमाम कर दूं। देखो हर एक डोशी को भेजा हुआ है हर एक ह्यूमन के पास, ताकि वो उस पर नजर रखे। ऐसा बोलते बोलते वो पीछे से गाबीमारू पर हमला करता है, लेकिन गाबीमारू टाइम पर समझ जाता है और ब्लेड ड्रैगन भी आगे भागते भागते आता है। तो गाबीमारू ब्लेड ड्रैगन को उस सेंटरपीड वाले डोशी के ऊपर भेज देता है और खुद उस बटरफ्लाई मॉन्स्टर का एक ही अटैक में काम तमाम कर देता है। इस तरफ हम देखते हैं सागिरी और उसकी टीम को, जो कि अभी अभी होराई में एंटर होती है, और यहाँ पर पहले से एक टेंशन प्रेजेंट होता है, जो कि आते ही सबसे पहले उस ट्री मॉन्स्टर की गर्दन को उड़ा देता है। अब तभी वो टेंशन यूजुरिहा को अपने पास पकड़ लेता है। सागिरी उसे लड़ने के लिए तैयार होती है और सेंटा उस ट्री मॉन्स्टर से बोलता है अरे नहीं भाई, तुम हमें छोड़कर कैसे चले गए, अभी तो हमें साथ में बैठकर डिनर भी करना था, अब फ्रूट्स मेरे लिए कौन लाएगा। लेकिन तभी वो टेंशन बोलता है अरे भाई इतने से अटैक से नहीं मरने वाले, काफी मोटी चमड़ी का है, मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है क्योंकि फाइनली मैं होराई के अंदर एंटर कर गया और अब मेरी सोल पैराडाइज में जाएगी। हाँ तो तुम वो सोल वाला मिथ बोल रहे हो, एक्चुअली वो एक झूठ है। हम तो बस यहाँ पर ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि हम एक अल्टीमेट लाइफ फॉर्म बना सके, और जो भी तुम्हें हमने हजारों सालों पहले बताया था वो सब कुछ झूठ था और तुम सारे हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा। अब वो टेंशन काफी सारे शोशिन को वहाँ पर बुला लेता है और बोलता है देखो ये लोग भी तुम्हारी ही तरह इस आइलैंड पर उस एलिक्सर को ढूंढने आए थे और अब ये भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बन चुके हैं, काफी कूल है ना। तभी सेंटा उससे बोलता है इसका मतलब इस आइलैंड पर एलिक्सर वाकई में है। अरे नहीं, क्या तुम्हें सच में लगता है इस आइलैंड पर एलिक्सर होगा? दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन पर हमने एक्सपेरिमेंट कर उन्हें मॉन्स्टर बना दिया, और ये जो तुम जैसे हाई क्वालिटी ह्यूमंस होते हैं इन्हें हम टान में कन्वर्ट कर देते हैं, और टान नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता, ये तो बस हम ही पी सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल इंसान टर्न पिएगा तो वो पेड़ बन जाएगा। एलिक्सर ऑफ एटर्नल लाइफ जैसी कोई चीज नहीं होती। सागिरी सोच में पड़ जाती है एलिक्सर नहीं होता तो अब गाबीमारू के साथ क्या होने वाला है, क्या उसे अब पार्डन मिलेगी? अब हम इस तरफ यूजुरिहा को देखते हैं जो कि अपनी जगह से सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल करती है और इसके बाद उस टेंशन के ऊपर हमला कर देती है। सबसे पहले तो कुनाई से और फिर अपनी तलवार का वार से उसका सर भी उड़ा देती है। चलो अब ये मर गया होगा, अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं। सागिरी अभी भी सोच में पड़ी हुई थी, लेकिन यूजुरिहा उसे समझाते हुए बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, इस आइलैंड पर अगर एलिक्सर है या नहीं है, हमें पार्डन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, हमें अभी फिलहाल के लिए तो सरवाइव करना है। अगर हम जिंदा रहे तो ही हमें पार्डन रिसीव होगी ना। अब वे लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं और ये टेंशन वापस से रीजनरेट हो जाता है और फिर वो अपने अंडरलिंग्स को उनके ऊपर फेंक कर एक छोटा सा ब्लास्ट करवा देता है। लेकिन तभी वो देखता है यूजुरिहा ने उसके अटैक को डॉज कर लिया। अब तभी यूजुरिहा उसे बोलती है अच्छा तो तुम इसे टाओ बोलते हो, हमारे विलेज में इसे की बोला जाता है। हाँ लेकिन तुमने उसे मास्टर तो नहीं कराना। मैं ये बोल रहा था अगर तुम्हें यूजुरिहा से लड़ना है तो पहले मेरे से लड़ना होगा। टेंशन उन्हें बोलता है मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले ओ शिनोबी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें टाओ यूज करना सिखा सकता हूँ, उसके बाद हम बोची जुत्सु का इस्तेमाल कर सकते हैं और तुम्हें हाई क्वालिटी टान में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तभी वो टेंशन आगे आ जाता है और बोलता है अब मुझे तुम दोनों की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस शिनोबी लड़की से ही अपना काम चला लूंगा, तो ये लो। और वो सागिरी पर एक इनविजिबल हमला करता है। सागिरी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। अब वो टेंशन वापस से यूजुरिहा से बात करने लगता है, लेकिन तभी सेंटा काफी स्पीड में उसके हाथ और पैर काट देता है। मेरे से दूर रहो मोटे बद्दे इंसान, मैंने तुम्हें बोला था अगर तुम्हें यूजुरिहा से लड़ना है तो उससे पहले तुम्हें मेरी डेड बॉडी से गुजरना होगा। और तभी हम देखते हैं यूजुरिहा अपने उन लिक्विड में से एक लिक्विड पी लेती है और वापस से उसे काफी सारा पसीना आने लगता है और वो अपने निजुत्सु का इस्तेमाल करते हुए उसके चारों तरफ एक नेट बना देती है। और जैसे ही उस नेट को खींचती है तो टेंशन का पूरा शरीर एसिड के टच में आने की वजह से जलने लगता है और फिर यूजुरिहा उसकी पूरी अपर बॉडी को खत्म कर देती है। ओह वाकई में तुम टाओ यूज कर सकती हो, और ऐसा बोलकर वो रीजनरेट हो जाता है। अब सेंटा और यूजुरिहा मिलकर इसे लड़ रहे थे और उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है और उस सेंटा को साइड में ले जाकर पटक कर यूजुरिहा को अपने हाथों में उठा लेता है और उसे बोलता है
जब तक तुम टाओ मास्टर ना कर लो तब तक तुम हमें नहीं हरा सकती। तो वेलकम टू द होराई, अब तुम मेरी टान बन जाओगी। इस तरफ सागिरी बस वुड मॉन्स्टर से पूछती है, वुड मॉन्स्टर क्या मैं तुमसे एक बात जान सकती हूँ, इंटेंशन की क्या कोई वीक पॉइंट होता है? मुझे नहीं पता, अगर भगवान यही चाहते हैं कि हम सारे मर जाएं तो मैं मरना कबूल करूँगा। देखो मुझे पता है तुम्हारी इंटेंशन के लिए क्या फीलिंग है, लेकिन ऐसे रेट पर हम सारे ही मर जाएंगे और तुम मेसान को कभी भी नहीं देख पाओगे, तो जल्दी बताओ इनकी कोई वीकनेस है तो। और इस तरह वो टेंशन वापस यूजुरिया से बात कर रहा था, जो तुम सब्स्टिट्यूशन यूज़ का यूज करती हो वो भी टाओ है, प्लस में जो अभी अभी तुमने अपने पसीने का इस्तेमाल करा वो भी टाओ। लेकिन तभी पीछे से यूजुरिया उस पर हमला करती है। टेंशन उसका टाओ देखने के बाद बोलता है, अभी तुम इतनी पावरफुल नहीं हुई हो कि तुम मुझे हरा दो। लेकिन यूजुरिया आगे भागते भागते अपनी तलवार उसके पेट में फेंकती है और फिर उसके पेट को काट देती है। इस तरफ हम उस वुड मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने की यूजुरिया को सेम बात बताई थी, ह्यूमन बॉडी में टाओ ओरिजिनेट होता है हमारी नेवल से, अगर तुम उसी को काट दोगी तो हो सकता है टेंशन की मौत हो जाए। और तभी वो देखती है कि टेंशन तो वापस ही रीजनरेट हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूजुरिया की तलवार पर टाओ नहीं लगा हुआ था, टाओ को सिंपल अटैक्स नहीं काट सकते। लेकिन तभी यूजुरिया काफी ज्यादा फोकस कर उसके ऊपर एक स्ट्राइक करती है और टेंशन भी पहली बार इसकी स्ट्राइक को डॉज करता है क्योंकि इसने देखा यूजुरिया ने भी अभी अभी टाओ का इस्तेमाल करा। और हम देखते हैं इसका ये वुंड अभी भी रीजनरेट नहीं हो रहा। यूजुरिया बोलती है कि मैं इसका टाओ देख पा रही हूँ और मुझे इसमें कुछ गैप्स दिख रहे हैं, तो मैं इसे हरा सकती हूँ। ये सेम टू सेम हो रहा। गाबीमारू और रुक्रिटो भी एमिट करते हैं, इसका मतलब हम शुरुआत से ही टाओ का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बस हमें देखना ही नहीं आया। अब वो टेंशन सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल करता है जिसमें वो इनविजिबल होकर सीधा इन लोगों के आगे आ जाता है। लेकिन यूजुरिया पहले से ही इस बात का अंदाजा लगा चुकी थी, तो वो अपने स्वेट नेट में उसे पहले ही जकड़ लेती है। लेकिन तभी वो अपने मिनियंस का इस्तेमाल करते हुए सागिरी को दूर फेंक देता है और अपने खुद के हाथ को काटकर यूजुरिया पर हमला करता है। और यूजुरिया भी उसके इस हमले को देखते हुए सेंटा को एज अ शील्ड यूज कर देती है और इसी ओपनिंग का इस्तेमाल करते हुए सागिरी उस पर हमला कर देती है और देखते ही देखते उसके हाथ पैर काटने लगती है। अब तभी वो टेंशन हवा में उड़ जाता है और अपने सारे पार्ट्स को रीजनरेट कर लेता है और हवा में उड़ते उड़ते एक टीन स्प्लिंटर नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने टाओ की बुलेट्स इनके ऊपर फेंकता है। सागिरी देखती है कि उसका काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका है और वो इसी हिसाब से नहीं लड़ पाएगी। यूजुरिया सागिरी को बोलती है, सागिरी तुम टेंशन मत ले, जहाँ तक मैंने अभी तक नोटिस करा है एक बंदे का टाओ दूसरे बंदे के टाओ की वीकनेस हो सकती है और तुम हो इस बंदे की वीकनेस। ये एक मॉन्स्टर है, कोई गॉड नहीं। इसका मतलब है कि हम इसे मार सकते हैं। मैं उसे हिलने से रोकूंगी और तुम उसकी जान ले लेना। और यूजुरिया आगे जाकर उसके पैर को पकड़कर नीचे खींचती है, लेकिन फिर वो टेंशन के अटैक्स को भी डॉज नहीं करती और उसे घुमा फिरा कर जमीन पर पटकती है और सागिरी को बोलती है, सागिरी अभी जाओ, जल्दी जाकर उसे मारो। जैसे ही वो टेंशन खड़ा होता है तो पीछे से सेंटा उसके दिल पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। सागिरी जल्दी से आगे बढ़ती है और उसके पेट को काट देती है और फिर वो जमीन पर गिर जाता है और वे लोग काफी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने टेंशन को मार दिया था। लेकिन सागिरी अभी भी श्योर नहीं थी कि वाकई में ये मॉन्स्टर मर चुका है। अब वे लोग एक जगह बैठे होते हैं और सागिरी सेंटा से बोलती है, सेंटा क्या तुम यूजुरिया से प्यार करते हो? अरे नहीं, ये कैसी बात कर रही हो? और सेंटा शर्माने लगता है। फिर वो बताता है, जब मैं छोटा था तो मुझे ड्राइंग बनाना काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन हमारी फैमिली में हर एक लड़के को एक असाइमोन की ट्रेनिंग करना कंपलसरी था, तो मेरे को जबरदस्ती इन्होंने एक यामाडा असाइमोन का मेंबर बना दिया। स्टार्टिंग में तो मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आता था और मुझे लोगों को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन इवेंचुअली मैंने अपनी हॉबीज को पीछे ही छोड़ दिया जब तक मैं यूजुरिया से नहीं मिला था। यूजुरिया ने मेरी शक्ल देखते ही बता दिया था कि मुझे लोगों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उसकी ऐसी फ्री विल और चुलबुले बिहेवियर को देखने के बाद इससे काफी ज्यादा जेलस होने लग गया। अब यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं गाबीमारू को, जो कि सोच रहा होता है, लग रहा है मैंने टाओ को अभी तक मास्टर नहीं करा है, मुझे जल्दी ही से मास्टर करना होगा अगर मुझे उन टेंशन से भिड़ना है तो। वो असाइमोन बोलता है, अगर तुम सारे लोगों को ऐसे ही मारते रहोगे तो हम एलिक्सर के बारे में किससे पूछेंगे? वो ड्रैगन बोलता है, देखो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे मैं से ही पूछना पड़ेगा, क्या तुम हमें टाओ का यूज करना सिखा सकती हो जैसे कि तुमने गाबीमारू को सिखाया? गाबीमारू उसे रोकते हुए बोलता है, मैं थैंक यू, तुमने उस टाइम पे मेरी जान बचाई थी। मुझे लग रहा है तुम मेरे पीछे कुछ मांगने के लिए आई थी, क्या तुम अब मुझे बता सकती हो कि तुम्हें मेरे से क्या चाहिए था? लेकिन तभी गाबीमारू जमीन पर बेहोश होकर बुरी तरीके से गिर जाता है और यूजुरिया इस तरफ बोलती है उन्हें, ओए क्या यहाँ पर हमेशा से इतने सारे फ्लावर्स उगे हुए थे क्या? और तभी वो फ्लावर यूजुरिया पर हमला करता है और सेंटा बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है और हम देखते हैं सेंटा को जिसके की पूरे शरीर के ऊपर से फ्लावर उगने
लग गए हैं और इस तरह वो टेंशन वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सागिरी यूजुरिया से पूछती है हमें क्या करना चाहिए। ये भी कोई पूछने वाली बात है, हमें वापस से इससे फाइट करनी होगी वरना हम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। और वो मॉन्स्टर इन दोनों पर हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है हमारा शियोन, जो कि एक ही वार में उन्हें प्रोटेक्ट कर लेता है। अब शियोन नुरुगी को बोलता है, नुरुगी सेंटा के फ्लावर्स को काट दो, हो सकता है इससे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी रुक जाए। और फिर शियोन नोटिस करता है ये जो मॉन्स्टर उसके आगे खड़ा है, इसकी स्मेल और इसका ऑरा सेम टू सेम उसी मॉन्स्टर की जैसा है जिसने की टेंजा को मारा था। और इसके बाद शियोन उन्हें बोलता है अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम इमोर्टल को कैसे मार सकते हो। अब शियोन अपने चारों तरफ टाओ को कवर कर लेता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर शियोन पर हमला करता है तो वो एक ही स्ट्राइक में उसके सारे हमलों को काट देता है। इस तरह सागरी स्ट्रीम मॉन्स्टर से पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम इसकी हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब इसकी हेल्प नहीं हो सकती, आई एम सॉरी। तभी यूजुरिया उन्हें साइड में हटाकर आगे आती है और बोलती है मुझे पता है मैं लेट हूँ, लेकिन मैं इस टेक्निक को ट्राई कर सकती हूँ। और इस तरफ हम शियोन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तगड़े तरीके से इस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। शियोन उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था जबकि वो ब्लाइंड है और उसके साथ इक्वल टर्म्स में फाइट कर रहा था। मॉन्स्टर एक काफी बड़ा अटैक उन पर करता है और अटैक के खत्म होने के बाद शियोन सीधा उसके पेट पर हमला कर उसे दूर फेंक देता है। और सागरी देखती है कि इस फॉर्म में उसका एनिमी रीजनरेट नहीं कर पा रहा। और तभी वो मॉन्स्टर खड़ा होता है और बोलता है अरे वाह, लग रहा है तुम्हारा टाओ भी मेरे टाओ से अपोजिट है, लेकिन मेरे फ्लावर्स की एक स्क्रैच से ही तुम्हारा ये हाल हो गया, अब तुम भी टान बन जाओगे। लेकिन शियोन अपने ऊपर उग रहे उन सारे फ्लावर्स को जड़ से ही काट देता है। वो मॉन्स्टर उससे बोलता है लग रहा है तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है, मुझे मेरी जान प्यारी है, लेकिन मैं तुम्हारी जान से प्यार नहीं करता और मैं अब उसे लेने वाला हूँ। शियोन सोचता है मैं अपनी वेव्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी भी सिंपल टास्क नहीं है, क्या मैं इस इमोर्टल बंदे को मार सकता हूँ। सागरी आगे जाती है लेकिन नुरुगी उसे वहीं पर रोक लेती है। लेकिन सागरी उसे बोलती है अगर हमें इस इमोर्टल बंदे को हराना है तो हमें शियोन की हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। तो नुरुगी मान जाती है, लेकिन यूजुरिया बोलती है अरे नहीं यार, मैं बतेरी थक चुकी हूँ, अब मैं किसी की हेल्प नहीं कर रही। तो नुरुगी जाकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन यूजुरिया बोलती है अबे बच्ची क्या दिक्कत है तेरे को। और फिर नुरुगी सागरी को भी गले से लगाती है और हम देखते हैं नुरुगी अपना टान सागरी को ट्रांसफर कर रही है। सागरी उससे पूछती है कि ये तुमने क्या करा। तब नुरुगी बताती है बचपन से ही उसके अंदर ये एबिलिटी है, जिसे भी वो गले से लगाती है उसकी एनर्जी वापस से आ जाती है। सेम टू सेम शियोन ने भी बताया था, उसे ऐसा लग रहा था मानो मेरी वेव उसकी वेव्स में जाकर मिल रही हो। और अब शियोन उन्हें देखकर बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना यहाँ से दूर रहो, और ये तुमने क्या पहन रखा है, हम तुम्हारी हेल्प करने आए हैं शियोन। मुझे इन क्रीचर्स की वीकनेस का पता है, इनकी वीकनेस है इनकी नेवल, अगर तुम उसे काट दोगे तो ये रीजनरेट नहीं कर पाएगी, लेकिन इस मॉन्स्टर की तो दो नेवल है और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इसके फ्लावर से भी लड़ना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है, तभी मैं ये यूजुरिया के स्वेट से अपने आप को ढककर आई हूँ ताकि उन फ्लावर्स का मुझ पर कोई भी असर ना हो। ये जो बच्ची है ये डिकोय की तरह एक्ट करेगी और फिर हम फ्रंट से अटैक करेंगे और हम एक ही बार में उनका काम तमाम कर देंगे। और तभी मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है और नुरुगी उसके हर एक अटैक को डॉज कर रही थी। सागरी भी इस ओपनिंग का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक अटैक का बोराज कर देती है। शियोन देखता है सागरी भी उसकी वेव सेंस कर पा रही है, तभी वो उस मॉन्स्टर के पीछे जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है कुछ लेजर बीम से, लेकिन ये शियोन को रोक नहीं पाती और शियोन जल्दी से आगे बढ़ता है और फिर उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन सागरी काफी ज्यादा थक चुकी थी तो वो उस पर किलिंग ब्लो नहीं मार पाती और वो मॉन्स्टर वापस से खड़ा होकर उनके ऊपर काफी सारे लेजर बीम से अटैक करता है। नुरुगी सागरी को बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और शियोन सोच लेता है मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे इसकी जान लेनी ही होगी, मुझे टेंजा का बदला लेना ही होगा। और सागरी उस मॉन्स्टर के दोनों हाथों को जमीन पर ही पिन डाउन कर देती है और शियोन फोकस करता है अपनी सारी वेव्स को अपनी तलवार पर। अब शियोन इससे पहले उसके ऊपर किलिंग ब्लो मारता, उसे लगता है ये इसका वीक पॉइंट कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो काफी सारी स्ट्रॉन्ग वेव्स है। तभी सेंटा आता है और उसे बोलता है मैंने प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रखी है, अगर ये वाकई में एक प्लांट मॉन्स्टर है तो इसकी नेवल इसका वीक पॉइंट नहीं है बल्कि इसकी ओव्यूल्स है, इसके पौधे के सेंटर में हमला करो। और शियोन वैसा ही करता है और वहाँ पर होते हैं इस मॉन्स्टर के काफी सारे मुंह और वाकई में ये इसका वीक पॉइंट था। शियोन के एक स्ट्राइक के बाद ही ये मॉन्स्टर फ्लावर के पत्तों में कन्वर्ट हो जाता है और बोलता है थैंक यू, इस चीज का मैंने हजारों सालों से वेट करा है। और वो पूरा एरिया फ्लावर से भर जाता है एंड फाइनली इन्होंने इस मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया था। अब यूजुरिया सेंटा के पास आती है और बोलती है मैं चाहूँ तो या तो इसकी जान बचा सकती हूँ या फिर उस दूसरे वॉरियर की, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं उस दूसरे वॉरियर की जान बचाना चाहूंगी क्योंकि ये काफी कमजोर है और वो बंदा ज्यादा पावरफुल। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास बस एक ही डोज है ना, अगर तुम इन दोनों को आधी आधी दे दो तो क्या वो काम करेगी? नहीं, और वैसे भी मेरे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा है,
लेकिन मैं अपने लिए बचा कर रखना चाहती हूँ। सागरी सेंटा की मौत की वजह से रोने लग जाती है। वो नहीं चाहती थी कि सेंटा या शियोन में से कोई भी मरे। यूजुरिया सेंटा के पास आकर बोलती है, सेंटा मुझे पता था तुम्हें कभी भी अपनी जॉब पसंद नहीं थी, तो अब तुम्हें मौका मिल रहा है तुम्हारी परेशानियों से निकलने का और आगे बढ़ने का। और सेंटा उसकी बात मान जाता है और वो दवाई शियोन को दे दी जाती है और सेंटा का फ्यूनरल वहीं पे कर दिया जाता है। अब इस तरफ हम गाबी मारू को देखते हैं जिसकी की आंख अभी अभी खुली थी और वो उठते ही अलर्ट मोड में चला जाता है। मैं ये कहाँ पर आ गया? अरे भाई बैठ जाने यार, इतनी देर में तो तू जागा है और जागते ही तू ये कूद रहा है। हम कहाँ पर है? अरे ये हमें एक गुफा देखी थी तो इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर ले आए। गाबी मारू सोचता है मैं तो किसी चीज को याद नहीं कर पा रहा हूँ, ये लोग कौन है और मैं ये कहाँ पर आ रखा हूँ। अब इस तरफ हम शियोन को देखते हैं जो कि उन्हें एक सेफ पैलेस में लेकर जाता है और उसके बाद उन्हें बोलता है, देखो अब हम सारी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मेरी बारी। जो टर्न होता है वो हमारे लाइफ फोर्स को शो करता है। अगर कोई अपने टर्न को ज्यादा यूज कर ले तो उसकी मेमोरी भी गायब हो सकती है। हो सकता है कि वो जिंदा ही ना रहे, तो हमें इसे ध्यान से यूज करना पड़ेगा। टाओ का इस्तेमाल कर हम किसी की मेमोरीज भी ऑल्टर कर सकते हैं, या फिर अगर हमारी मेमोरीज ऑल्टर हो रखी हो तो ज्यादा टाओ यूज करने के बाद हमारी मेमोरीज वापस भी आ सकती है। तभी यूजर यहाँ बोलती है, अरे नहीं, अगर ऐसा हुआ तो कभी मारू उसकी मेमोरीज उसे वापस आ जाएगी। तुम्हारे इससे क्या मतलब है? देखो मैं भी एक कुनोइची हूँ, मुझे पता है शिनोबी लाइफ के बारे में। हम शिनोबीज का कोई नहीं होता, हमें बचपन से ही हमारे पेरेंट्स से दूर रखा जाता है और कुछ ऐसी स्टोरीज बताई जाती है जो कि हमें बचपन से ही रियल लगे। जैसे कि गाबी मारू की वाइफ, वो दरअसल कभी रियल थी ही नहीं। बचपन से ही गाबी मारू के दिमाग में ऐसी बातें डाली गई होगी। ऐसी ही चीजें हमारे विलेज में हुआ करती थी। और वैसे भी जैसे आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती, वैसे ही किसी निंजा की भी नहीं। मेरे हिसाब से उसके विलेज के लीडर ने उसके दिमाग में ऐसी मेमोरीज फिक्स करी है जैसे कि उसकी वाइफ की हो, और इसी वजह से वो इतना मोटिवेटेड रहता है अपने आप को जिंदा बचाने के लिए और सामने वाले को मारने के लिए। और इस तरफ हम गाबी मारू को देखते हैं जिसे कि कोई भी बात याद नहीं आ रही होती और वो अपनी वाइफ के बारे में सब कुछ भूल गया होता है। तभी वो सोचता है, शिनोबी का रूल नंबर 1, ऐसा मत शो करो कि तुम वीक हो। तो फिर वो अपने आसपास में ये जो तीनों लोग बैठे हुए होते हैं उनके साथ घुलने मिलने की सोच लेता है। मैं गाबी मारू से पूछती है, गाबी मारू तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं देखती है कि उसके सर के ऊपर वाला हिस्सा गायब हो चुका है, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताती। अब ज्यादा रात होती है और शियोन बाहर आकर देखता है सागरी ऐसे ही बाहर बैठी हुई है। तो वो सागरी से बोलता है, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं, नींद तो मेरी उसी पल खराब हो गई थी जब मैंने सुना कि गाबी मारू की वो वाइफ वाली मेमोरी सारी फेक है। अगर उसने टाओ का यूज करना सीख लिया होगा तो पक्का वो उसे ओवर यूज करेगा और उसकी सारी मेमोरीज चली जाएगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। अगर ऐसा हो गया तो वो एक किलिंग मशीन बन जाएगा और हमारे में से कोई भी उसे नहीं हरा पाएगा। दूसरी तरफ हम शोगुन में देखते हैं जहाँ पर विलेज के लीडर्स बात कर रहे थे कि इन्हें उस आइलैंड पर एक और रेड भेजनी चाहिए और इस बार यामाडा क्लैन के मेंबर्स के साथ जाएंगे पावरफुल शिनोबी। और हमारे इस सीजन की और हमारी इस वीडियो की यहीं पे एंडिंग हो जाती है। तो गाइज ये है हेल्स पैराडाइज का सीजन नंबर 1 जो कि पूरा खत्म हो चुका है। और आपके साथ मैं एक गुड न्यूज भी शेयर कर देता हूँ, इसका सीजन 2 भी साथ साथ रिलीज हो चुका है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके सीजन 2 के ऑलरेडी 6 to 7 एपिसोड्स आ चुके हैं। तो टेंशन मत लो यार, इससे अगली वीडियो इसके सीजन 2 पर आएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम 1000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है। और हाँ, इस वाले चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स के। और इसी के साथ साथ अगर आपको जरा सी भी वीडियो ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। टिल देन मिलते हैं, बाय बाय, सायोनारा।